तेरी याद में खुद को खोया है, मैं पल पल तुझको ही चाहूं, हर लफ्ज में तेरा नाम कहूं और रब से तुझको ही मांगूं। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, हमने बांधा है तेरे इश्क में हराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हो के रूपोश। दोनों मिले कहाँ थे और कैसे जुड़ गए? इसका मुझे लगता है शुरू से इसकी रूह जो थी मेरी तरफ खिंच रही थी, लेकिन इज़हार नहीं कर रही थी। इज़हार नहीं कर रही थी। फिर मेरा गाना एक आया रूपोश, हमने बांधा है तेरे इश्क में हराम जुनून, अल्लाह ने उससे मुझे बड़ी इज्जत दी। तो वहाँ से इन्होंने फ़ोन किया कि भाई मुबारक हो। उस ज़माने में मेरे अम्मा अब्बा भी लड़की ढूंढ रहे थे। नहीं, यहाँ भी अम्मा अब्बा ढूंढ रहे थे, आप नहीं ढूंढ रहे थे अपने लिए रिश्ता? अम्मा अब्बा ढूंढ रहे थे। मैंने कहा मेरी बहन से शादी कर लो। मैंने कहा बहन को छोड़ो, तुमसे बात करते हैं। आपने बहन की ऑफर क्यों की? जब आप एक दूसरे को जान रहे थे, पहचान मतलब रहे थे। मैंने जब रूपोश आया वजी का, तो मैं तो दिल टूटी। मैं तो मतलब एक आशिक थी, तो मैं सुन के गाना। आपने इसको क्या फारिग समझा था कि बहन के हवाले कर दूं, मैं किसी और से करूं? वजी साहब के कारनामे में शादी से पहले इतने रहे ना, हाँ। तो जो लोग जानते थे ये शिकारी थे, तो लोगों को ट्रस्ट नहीं था ये रबिया से शादी करेगा। शिकारी से क्या मतलब है? जानवरों का, इंसानों का, किस चीज का शिकारी? ये खास इंसानों के गोश्त के शिकार थे। सच बता नहीं रही, एक बुराई की क्या वो सबको कहता फिरता है, तुम देख लो सही आदमी नहीं है। मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मेरी रुखसती वाले दिन के शुक्र है तुम्हारी शादी होगी, वरना हमें लगता था तुम शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसने बहुत लड़कियों से बात की तो किसी से शादी नहीं की। और जो हम जानते हैं। वजी भाई, कितने बच्चों पे आपका है यकीन? कितने बच्चे होने चाहिए? इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए? मेरा ये यकीन है कि जितने भी हों, जितने भी अल्लाह जितने दे, जितने ज़्यादा बच्चे हों उतना अच्छा है। 10-11 दे अल्लाह। 10-11 अल्लाह करे दे। इतने ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे? कोई तो एक अच्छा निकले। ये भी है। सारे घर में एक तो भी अच्छा निकले। तेरी याद में खुद को खोया है, मैं पल पल तुझको ही चाहूं, हर लफ्ज में तेरा नाम कहूं और रब से तुझको ही मांगूं। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मेरे पास हंसों का जोड़ा है। बेहतरीन खूबसूरत कपल है, एक सिंगर है और एक दूसरे का ताल्लुक़ मीडिया से, और माशाल्लाह अच्छा नाम कमाया दोनों ने। आज हमारे पास तशरीफ़ लेके हैं। आज हम उनका वेलकम करते हैं, सिंधी में भलीकार और वेलकम। थैंक यू। वजी फारूकी साहब हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और उसकी मिसेस हैं रबिया शेख साहिबा। रबिया शेख मुख्तलिफ टीवी चैनलों में काम करती हैं, प्रोडक्शन साइड पे, और कोऑर्डिनेटर हैं, मुख्तलिफ अच्छे अच्छे शोज़ करती हैं। और वजी फारूकी साहब जो है ज़बरदस्त सिंगर हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी गाया है, पाकिस्तान से बाहर भी। आज हम उनको जो है वेलकम करने के साथ शुरुआत करेंगे दोनों से, कि हम कोशिश करेंगे कि दोनों को खोलें। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने वेलकम किया है हमें। वजी साहब ये बताएं कि दोनों मिले कहाँ थे और कैसे जुड़ गए? सबसे पहले मैं पड़ोसी मुल्क में काम कर रहा था, वापस आया मैं, तो फिर मैंने एक चैनल है TV1 करके, वहाँ पे साहिल लोधी साहब होते थे, उनके साथ हमने रमज़ान ट्रांसमिशन किया था, मैं एज अ जज। वैसे वो किसी को कुछ करने नहीं देते, ये मैं बता दूं आपको। साहिल लोधी साहब टीवी पे वो खुद ही करते। अब दूसरे के काम भी, हमने कुछ गाना था, कुछ जज करना था, वो खुद ही गा रहे थे, सब खुद ही कर रहे थे, हम सिर्फ बैठे रह गए थे वहाँ। तो वहाँ पर पहली बार मैंने जो है वो इनको देखा था, और माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की जो है हमारी नफरत थी। हम साथ खाना भी नहीं खाते थे। फिर ये हुआ कि थोड़ी बहुत बातचीत हुई, सलाम दुआ। नफरत की क्या वजह थी? इनको लगता था कि मैं फ्री के पैसे खा रहा हूँ। ओके, कुछ काम नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे, हाँ। बैठे हुए। तो ये मुझे चिढ़ाती थी कि भाई ब्रेक से वापस आ जाओ और चले जाओ। अब हम क्या बताएं अपने दिल का हाल, कि जिसने बुलाया है वो करने नहीं दे रहा, सब कुछ वो खुद ही जो है वो कर रहे थे। और उसके बाद फिर ये है कि कुछ बातचीत इनसे रही थोड़ी बहुत। फिर
2 साल बाद इनसे मेरी समा टीवी में मुलाकात हुई। वहाँ फिर क्योंकि आप किसी को जानते हो 1-2 साल बाद मिलो तो आपकी अच्छी बात रहती है, तो बड़ी लंबी बात है। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, ये मैं लंबा पूरा सुना रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि मैं मॉर्निंग शो पे गया था कश्मीर के लिए। एक गाना हमने 4-5-6 आर्टिस्ट थे, सब ने किया था, तो इन्होंने फ़ोन किया कि भाई आप आ सकते हैं। मैंने कहा आ जाएंगे हम, आपने बुलाया तो हम आ ही जाएंगे। तो हम गए, तो ये कोई आधा 1 घंटा मुझसे बात करती रही। उसके वहाँ चैनल पे लोगों को लगा पता नहीं क्या है, वो इसका मुझे लगता है शुरू से इसकी रूह जो थी मेरी तरफ खिंच रही थी, लेकिन इज़हार नहीं कर रही थी, इज़हार नहीं कर रही थी, ये बात है। और बड़ी मज़ेदार बात है, मैंने आज तक चैट रखी है कि जो है वो 4-5 मैसेज के बाद, अब माशाल्लाह देखें हमारी बेगम है, खूबसूरत औरत है एक, तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो हम भी ज़रा बात करते थे, तो 4-5 बातों के बाद और दोस्त खुदा हाफिज़। यार ये बड़ी अजीब बात है, 4-5 बातें हमें लगा कुछ बात होगी, लेकिन ये तो जिसको कहते हैं ना कटा देना। फिर मेरा गाना एक आया रूपोश, हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनून, अल्लाह ने उससे मुझे बड़ी इज्जत दी। तो वहाँ से इन्होंने फ़ोन किया कि भाई मुबारक हो। उस ज़माने में मेरे अम्मा अब्बा भी लड़की ढूंढ रहे थे, तो इसने कहा कि मैंने उसको बात हुई हमारी। नहीं, यहाँ भी अम्मा अब्बा ढूंढ रहे थे, आप नहीं ढूंढ रहे थे अपने लिए रिश्ता। अम्मा अब्बा ढूंढ रहे थे, तो मतलब मैंने अम्मा अब्बा को कहा कि भाई बस आप ढूंढ लीजिए, शादी कर लेंगे, जो है तरीक़ेकार है। तो इसको मैंने बताया बातों बातों में, उसने कहा मेरी बहन से शादी कर लो। मैंने कहा बहन को छोड़ो, तुमसे बात करते हैं। तो फिर इससे मुलाकात हुई, और हमारे बड़े दोस्तों को लगा कि हमारा कोई रिलेशनशिप चल रहा है या कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुलाकात हुई, मुझे समझ आई, तो मैंने कहा मुझे, क्योंकि ज़ाहिर बात है शादी तो एक कमिटमेंट है, आपको ऐसी औरत चाहिए जो घर संभाल सके और जिस पर ट्रस्ट एक फैक्टर है। तो समझ आ के मैंने कहा भाई अगर करनी है तो आप बताओ। 1 हफ्ते में हमारा निकाह हुआ माशाल्लाह से, और अब फिर आपसे मुलाकात हुई, बड़े अच्छे लोगों से मुलाकातें हुई फिर इसके बाद, इसके थ्रू मेरी। रबिया की खातिर बहुत सारी मीडिया के दोस्त आपकी शादी में आए, पहली बार हमने आपको देखा, आपको सुना। अच्छा रबिया ये बताएं कि आपने बहन की ऑफर क्यों की? जब आप एक दूसरे को जान रहे थे, पहचान रहे मतलब थे। मैंने जब रूपोश आया वजी का, तो मैं तो दिल टूटी। मैं तो मतलब एक आशिक थी, तो मैं सुन के गाना। एक बात मैं बीच में काटूंगा, सॉरी। एक आपने बड़ी बात लिखी थी कि मिलवाया किसी और से और शादी किसी और से हो गई, इसका क्या मतलब था? आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने लिखा है, हाँ, ये इसका क्या मतलब? ये आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये पॉडकास्ट चल रहा है। पहले मैं इनसे जवाब तो ले लूँगा। जी आप बताएं कि तो हमारे बेसिकली जब मैं वजी से मैंने, नहीं आपने इसको क्या फारिग समझा था कि बहन के हवाले कर दूं, मैं किसी और से करूं? क्योंकि मैं इसको मतलब मैंने सोचा नहीं उस बारे में। यू नो दैट मेरे फादर की डेथ हो गई है, तो मुझे ये था कि मैं अपनी छोटी बहन की शादी करवा के फिर मैं अपनी शादी करती। मेरा उस पर कोई आदत नहीं था शादी करने का। मैं और टाइम अभी मैंने सोचा था कि नहीं अभी मैं नहीं करूँगी शादी। तो जब वजी से मेरी बात हुई, गाना मुझे इसका बड़ा पसंद था, तो मैंने देखा वो वजी ने गाया बस टाइम पे, रूपोश। तो मैंने इसको नहीं एक्चुअली वजन भी बहुत कम किया हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा स्मार्ट हो गया, तो मैंने अप्रिशिएट करने के लिए कि बड़ा अच्छा गाना गाया और यू लुक सो गुड इन वीडियो। तो वहाँ से बात, अच्छा ओ कैसी हो, ये हो वो हो। मैंने कहा मेरी फैमिली, इसने कहा कि मेरी फैमिली रिश्ता ढूंढ रही है। अब मैं नहीं समझ पाई, शायद मुझे बोला। मैंने कहा हाँ मैं भी अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, तो तुम मेरी बहन से कर लो। इसने कहा अच्छा तुम्हारी बहन क्या करती है? इसने कहा जी मुझे कुछ ऐसी बंदी से शादी करनी है जो है ना मेरे फील्ड ऐसी है, वो स्पेस समझे। तो मैंने कहा मेरी बहन भी समझेगी, मैं भी मीडिया में फुल ना अपनी बहन को मैंने बेचा कि नहीं बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, ये है वो है। और उसने कहा चलो लेट्स मीट, हम मिलते हैं, मिल के बात करते हैं। तो हम मिले, उसके बाद उसने स्ट्रेट बोला कि भाई देखो तुम्हारी बहन से नहीं करनी, तुमने करनी है तो बताओ। तो मेरे लिए एक था कि मतलब यार एक शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। मैं वापसी में थी, हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको फ़ोन करा, सब ने इसकी तारीफ़ की। फिर इसने कहा 3 दिन ले लो। सच बता नहीं रही, एक बुराई की क्या वो सबको कहता फिरता है, तुम देख लो सही आदमी नहीं है। दूसरा वो तो एक दूसरा दोस्त है, उसने वो क्योंकि वजी साहब के कारनामे में शादी से पहले इतने रहे ना, तो जो लोग जानते थे ये शिकारी थे, तो लोगों को ट्रस्ट नहीं था ये रबिया से शादी करेगा। क्या मतलब है? जानवर होगा, इंसान होगा, किस चीज का शिकारी? ये खास इंसानों के गोश्त के शिकार थे। ये मेरी इज्जत को तुम जो कुछ फ्रेंड्स जो कि शोबिस से हैं, नाम नहीं लूंगी मैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उन्होंने तारीफ की।
बहुत उन्होंने अच्छे कहा शिकारी कि है। मेरी रुखसती वाले दिन के शुक्र है तुम्हारी शादी होगी, वरना हमें लगता था तुम शादी नहीं करेगा, क्योंकि इसने बहुत लड़कियों से बातें की तो किसी शादी नहीं की और जो हम जानते हैं। तो इस तरह करके खैर 3 दिन का इसने टाइम दिया मुझे, 5 डेज में इनकी मदद से मिले हम। 7वें दिन ये लोग मेरे घर पे थे और वो बस मामू के बेटे की शादी थी मेहंदी में, पीछे रमज़ान में थे, तो बस इनका रमज़ान में निकाह करेंगे, रमज़ान के बाद रुखसती कर लेंगे। तो मेरे मामू के बेटे की शादी थी, मामू ने कहा क्योंकि ज़ाहिर मामू ही सब कुछ है, अबू है नहीं तो सबके फैसले थे, तो उन्होंने कहा जी 2 दिन बाद मेरे बेटे की मेहंदी है, उसमें तुम्हारा निकाह करवा रहे हैं। ये जिस दिन रिश्ता लेने आए उस दिन की बात है। और जो निकाह में आए हैं, जिसको बुला सकते थे बुलाया, और जो निकाह में आए सब इसकी और मेरी केमिस्ट्री देख के इस बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि हमारी पसंद की शादी नहीं है। मतलब सबको लग रहा था कि शायद हमारा बहुत लंबा कोई अफेयर है, और हमने बस ये अल्लाह मेरी तरफ से हुआ, सडनली सब कुछ चीज़ें हुई, मैंने ओके कर दिया। और मुझे इसके मिजाज, अपने मिजाज ऐसे लगे जैसे जिस तरह आपको पता है मैं काम करती हूँ मीडिया में, तो आपको जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपका हस्बैंड ऐसे ट्रस्ट वाला चाहिए होता है कि जिसको पता हो कि रात के 3-2 बजे भी हमें काम पे किसी लड़के का फ़ोन आ सकता है। अगर एक चैनल में 90 लड़के काम करते हैं तो 2-3 लड़कियां काम करती हैं, तो वो अंडरस्टैंड करें, ना कि मतलब बहुत शक्की हो। तो उस कंडीशन में जिस तरह का मैं हस्बैंड चाहती थी वजी बिल्कुल वैसा ही था, और हमारी केमिस्ट्री ऐसी है कि हम दोस्त। अच्छा ये बताएं, उससे पहले आपने बहन को बताया तो होगा ना कि आपके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है? हाँ नहीं मतलब अभी मेरी बात चली रही थी कि ये हो गया कि ओके करता तो मैं घर पे बात करती ना, उसको पता है। हाँ। उसकी हमारी शादी के 6 महीने बाद उसकी शादी हो गई थी माशाल्लाह हो गई, लेकिन पहले बताया बहन को या नहीं? नहीं उसको बाद में पता चला कि बाद में पता चला? हाँ क्योंकि वो 5वें दिन कोसती तो आपको बहुत होंगी कि आपने नहीं मेरे उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, इज वेरी गुड हस्बैंड। लेकिन ये जुमला अभी भी है कि जो आपने लिखा है उसका जवाब चाहिए। ये इसको कितनी पुरानी बात है, कब लिखा मैंने तो नहीं पढ़ा। ये वो हमने फिर पढ़ा मैं है। दोबारा पढ़ के बताऊंगा ना आपको। अच्छा अच्छा वजी साहब, फिर माशाल्लाह आप लोगों की शादी हो गई, काफ़ी लोग भी आए, फनकार भी आए, जर्नलिस्ट भी आ गए, तो इसको घर पे खाने पे किसने मजबूर किया? हम एक बार आए तो ये बेचारी जो है ना वो किचन में खड़ी हुई गर्मी में खाना बना रही थी। उससे पहले तो हमने सुना ही नहीं था कि ये खाना भी बनाती है, ये हमसे बाहर दावतों पे बुलाती थी। तो ये खुद मजबूर हो गया, आपने किया? नहीं, मैंने मजबूर नहीं किया, वो उसको कोई मजबूर कर सकता है? ये मजबूर होने वाली पार्टी आपको लगती नहीं है? क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। सबसे पहले तो अब शादी के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात हुई, बड़े अच्छे लोग मुलाकात मेरी हुई इसके थ्रू, और जब आप आए तो वो खुद उसने दिल से बनाया था। मंसूर साहब आ रहे थे, छोटी बात थोड़ी है। हाँ ज़बरदस्त खाना बनाया था इन्होंने, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रबिया इतना अच्छा खाना बना भी सकती है। नहीं, इनको लग रहा था हमने होटल से मंगा के खाया, रबिया ने बनाया। हमने कहा होटल से मंगा कर मैं सर्व करेंगे। जब हम पहुंचे, हम थोड़ा 15 मिनट पहले पहुंचे तो हमने देखा कि ये लगी है किचन में लगी। हाँ वो मर्जी है। मेरी बेगम ने मुझे कहा कि यार अगर तुम इजाज़त दे तो मैं इसकी हेल्प करूं। मैंने कहा वो तुम्हें करने ही नहीं देगी। सही बात है, तुम भली कुछ भी करो लेकिन करने दी। अच्छा उसके बाद फिर आप में केमिस्ट्री फिर आगे कैसे मिलती गई? अब इसका कैसे मैं जवाब दूं? केमिस्ट्री तो आगे मिलती गई कि आई थिंक गो विद द फ्लो हमारे साथ सीन हुआ है। कुछ खास हमने है मतलब हमारी शादी को 4 साल हो गए और अभी हम लोग मतलब आई थिंक मुझे पर्सनली अगर इसका मैं आंसर दूं तो मुझे लगता है कि हम आज तक दोस्तों की तरह हैं, तो हमें मतलब महसूस ही नहीं हो पा रहा किसी चीज़ का। 4 साल गुजर गए, 4 साल में बहुत होते हैं आपको 4 साल में ज़िंदगी। तो पहले मुझे था कि यार मतलब वजी को शादी करने से पहले मैं वजी के बारे में हर चीज़ नहीं जानती थी, मैंने जो कुछ जाना शादी के बाद जाना। तो हमारा यही हुआ कि मतलब वो वाला सीन नहीं है। अच्छा, जब मैं गुस्सा करती हूँ ना, बड़े मज़े की बात बताती हूँ। शादी अब औरत खातून बीवी को तो गुस्सा आता ही ना किसी बात पे। छोटी मोटी बातों में 1-2 दफ़ा मैंने गुस्सा किया तो ये हंस रहा। मैंने कहा यार ये क्या है कि मतलब मैं गुस्सा कर रही, मतलब कभी कभी दिल भी कर रहा होता है लड़ने का, ये हंस रहा है। पहले मैं इरिटेट होती थी, बाद में मुझे हुआ कि इसको छोटी मोटी बातें लेनी नहीं है सीरियस। मतलब इसकी ये वाली कहानी है कि ये जो भी है कि हाँ ओके ये मसला है, इसका हल मतलब हल लो और बातों ख़त्म करो। तो ये शायद ये भी वजह है कि ये चीज़ों को बहुत लंबा नहीं करता, उसको स्क्रैच नहीं करता है, और जो भी सिचुएशन होती है उसको डील कर लेता है। तो इस वजह से हम लोग स्मूथली सब कुछ चल रहा है हमारी अंडरस्टैंडिंग में। मैं इसकी मिजाज को समझती हूँ, ये मेरे मिजाज को समझता है। तो आई थिंक इसी तरह 4 साल गुजर गए, इंशाल्लाह और बुढ़ापे तक गुजरेंगे इंशाल्लाह। या क्योंकि हम दोस्तों की तरह रहते हैं। अच्छा वजी साहब, इनके खाने आपको पसंद आए? हाँ खाने अच्छे, आपके पसंद आए? खाने अच्छे बनाती है ये, बेहतरीन। इसने बड़ी बड़ी डिशें बनाई
और डिफरेंट इसका एक चाइनीज़ बिरयानी मुझे बड़ी पसंद है। या बड़ी अच्छा, मेरे जहन में एक जो है ना वो मज़ा है किस्म का बताएं, सवाल बताएं। आ रहा है। जब पहली मुलाकात हुई, निकाह हो गया, तो क्या सवाल एक दूसरे से पूछ रहे थे? कि इन्होंने पूछा तो जरूर होगा कि कितनी दोस्तियां थी आपकी, वो और तो शादी क्यों नहीं की पहले, पूछा होगा ना? पूछा तो सच बताओ। निकाह के फौरन बाद ही बस लाहौर हम गए थे तो मिल लिए थे, एक दो एक्स से मिलते रहते, चलते फिरते मेरे राइट नहीं, लेफ्ट में मिलने मिलती से रहती जो हैं सवालात होते हैं ख्वातीन का, मैं वो सवालात जानना चाह रहा हूँ कि यही सवालात थे। नहीं पूछ, अब हमारे इसके सवाल थे कि पहले की ज़िंदगी तो इस तरह गुजरती है, आर्टिस्ट लोगों की थोड़ी आशिक मिजाज तो मेरे होते तो हैं। Why मिजाज me? होते ही हैं, हाँ। लेकिन वही था कि शादी के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ से होना चाहिए। हाँ। लिबर्टी उन्होंने पहले वाली में दे दी, हाँ। और बाद में नहीं, शर्त भी मैंने रख कहा दी। था मैंने कहा था अगर शादी के मतलब कुछ मुझे दिखा, मतलब लाइक जो भी हुए, इवन नॉट दैट, मतलब मिसाल देने के लिए मैंने कहा था भले मासी से अफेयर निकला, शादी करवा दूंगी शादी करनी पड़ेगी। तो हमने जो भी कहा भाई affair, एक ही जो बात भी है। लड़की हुई मुझे पता चला शादी। शादी एक ही शादी काफ़ी है, इसीलिए सब चक्कर ख़त्म कर दिए। बाकी क्या पूछेंगे, एक खुली किताब ही होती है आर्टिस्ट की ज़िंदगी, तो उसमें क्या ही छुपा हुआ है, आप बताएं। अच्छा, आप दोनों जब इकट्ठे जाते हैं, ख़ास तौर पर ट्रैवलिंग करते हैं, तो लोग इनको ज़्यादा जानते हैं, आपको ज़्यादा जानते हैं? मुझे ही ज़्यादा जानते ज़्यादा जानते हैं। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, ख़वातीन आती हैं फिर ऑटोग्राफ लेने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए? हाँ, कॉन्सर्ट्स पे तो ऐसा रहता ही है। ये अक्सर बेशतर आपके पीछे कंसर्ट में क्यों रहती हैं? यही वजह है कि कहीं डोरी और न डाल दे। हाँ, वजह है ये यही वजह है। तो शादी के शुरू में तो बड़ी चेकिंग रहती थी। बड़ी चेकिंग रहती हाँ, फिर उसने कहा नहीं, रबिया, ये सही, क्या शरीफ जुल्म आदमी। कर दिया आपने उसके ऊपर? नहीं, ऐसे इतनी चेकिंग होनी चाहिए। एंड कभी नहीं की मैं, ना मोबाइल चेक करती हूँ, ना एक आधी एक्सीडेंटली तौर पे एक आधी मैसेज देख लिए थे बस। वो भी क्या बदला मैसेज लग- आ रहे हैं अभी वो? नहीं अब काफी टाइम से मोबाइल नहीं चेक वो नाम आपने चेक किए? मर्दों वाले नाम तो नहीं है जो नहीं feed है? नहीं 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 मे भी शायद अब खुर्शीद रशीद भी नहीं, प्लम्बर ऐसा- सलमा का नाम सलीम हो, नहीं ऐसा नहीं है। मैं अब सबको पता है, फराज और फरजाना, हाँ मेरे बड़े आपने अच्छे- सारे डिलीट कर दिए वो? नहीं, मेरे बड़े अच्छे फैंस हैं, और क्योंकि हमारे गाने जो है वो इश्क पे होते हैं, तो बड़े लोग मैसेज कर रहे होते हैं, पर उन सबको पता है हमारी इतनी पिक्चर्स लग रही होती हैं, तो वो उल्टा कह ही रहे होते हैं कि अरे वाह बड़ा अच्छा कपल है, तो वो खुद से ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि कुछ खराब हो जाए। कभी ऐसे महसूस हुआ है कि कहीं नजर न लग जाए? बहुत बार बहुत दफा बहुत बार। लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, बहुत हुए, इसी वजह एक्सट्रीम से। लेवल पे भी हुआ। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी जिंदगी हमारी 4 साल रही है, नहीं, अच्छी मतलब अच्छी नहीं, मतलब ऊपर अच्छी नीचे। रही है, बट जिस कभी तरह कभार होता है। छोटी चीज़ों पे इतने एक्सट्रीम फड्डा हो जाता था कि मतलब बाद में अब मैं सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि यार ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिस पे इतना एक्सट्रीम तक फड्डा चला गया हमारा। तो मे भी शायद नज़र, क्योंकि हम लोग हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, तो एकदम से एक ऐसा स्टूपिड सी बात पे एक ऐसी कन्वर्सेशन बिगड़ खुद पे गुस्सा जाती आता है इस पे? है। झगड़े की शुरुआत आपसे, आपके यहाँ से होती है, इनके यहाँ से? ज़्यादातर मुझसे होती है। आपके यहाँ से होती है। तो फिर कसूरवार तो आप हो ही ना? नहीं तो करने वाला भी तो कसूरवार हुआ ना, इसमें ऐसा गुस्सा है। ये तो टॉयलेट कर देता है ना, टॉयलेट हाँ। करता है और हंसता रहता है, ये तो मासूम हो गया ना? हाँ, पहले सही बात हंसता है। था, अभी इरिटेट भी कर देता था। अभी कर देते हैं। मैं इरिटेट करने वाला इंसान लगता हूँ आपको? बट वो भी कभी ऐसे हुआ है कि झगड़े में आप दोनों ने मुंह मारी की हो, और फिर इसने कहा कि मैं अपने इसमें नहीं सो रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, टहल रहा है, उधर चल रहा है, कमरा छोड़ दिया? एक दफ़ा ये बोल रही हूँ 3 बजे, मुझे मसला है सुबह जल्दी उठना होता है अर्ली ना। अब ये रात में 3 बजे 4 बजे 5 बजे घर आता है, तो पहले मुझे आदत थी, मैं जागती रहती थी कि ये 4 बजे कहाँ जाता है बाहर? काम 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 पे स्टूडियो जाता है। रिकॉर्डिंग। अच्छा, ओके। तो मुझे स्टार्ट की बात बता रही हूँ आपको कि अब मुझे शुरू से, अब क्योंकि मैं मतलब अकेले कभी रही नहीं, शादी के बाद भी अकेले रह रहे हैं, हालांकि अंकल आंटी साथ होते हैं, लेकिन मुझे ना कुंडी लगा के कमरे की फिर भी सोने की आदत है। तो अब वो जब तक आएगा नहीं अंदर तो फिर मेरी नींद ख़राब होगी। वेट करते करते मुझे भी रात के 3-4 बज जाते थे। तो एक दफ़ा मैंने, इसने बोला आधे घंटे में आ रहा हूँ, 1.5-2 घंटे लगा दिए, नहीं आया। मेरी नींद में सुबह ऑफिस उठना होता है जाने के लिए, मैंने कुंडी लगा दी, कहा अब तुम बाहर सोने, बजाता रहा, मैं सोती रही सोफे पे सोया तो मुझे बाहर सोना पड़ा सोफे पे, देखें आप। कितने घंटे बाद उसके सोए? बाद पूरा से जब तक सुबह तक, ये जब तक ऑफिस न उस जाए। टाइम आपको ख्याल आया कि ऐसी बीवी से बेहतर है कि नहीं, बचना फिर मुझे रहता है। बुरा लगा, फिर मैंने इसका हल ये निकाला कि मैं अब चाबी बाहर होती है, मैं उसको लॉक करके वैसे ही नॉर्मली सो जाती हूँ। अब यूज्ड टू गई, तो ये पीछे से खोल के आ जाता है, मुझे अच्छा। फिर बुरा लगा। तो शुरू के दिनों में ये चीज़ें हैं?
शुरू के दिनों में तो बड़ा अजीब लगता था मुझे कि देखो कितना इस पे बेचारी है कि सुबह 6 बजे उठ के तैयार होकर ऑफिस जाना पड़ रहा है। ये भी तो एक ज़िंदगी है, मैंने थोड़ी देखी है। हम तो बादशाह हैं अपनी ज़िंदगी के, जब दिल कर उठते हैं काम करते हैं। तो ऑफिस के मेरे लिए तो एक अजीब था कि ड्यूटी पे किसी ने जाना है, रोज़ सुबह उठना है 6:30 बजे। एक बड़ी अजीब सी बात लगती थी। आर्टिस्ट हमेशा आज़ाद भी रहता है, आशिक मिजाज भी होता है। जब पाबंदियाँ आ गई तो कैसे फीलिंग हुई? पाबंदियों को कैसे फिर देखा? पाबंदियों को कैसे देखा? ऐसी पाबंदियाँ खास तो आई नहीं, लेकिन ये जाहिर हाँ कुछ बंदे को जो है थोड़ा अपने आप को लिमिट में रखना तो पड़ता ही है, ज़रूरी है, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगा घरेलू ज़िंदगी में। वजी साहब, आपने जैसे जिक्र किया कि आपने अपने फ़न की शुरुआत गाने बजाने का सिलसिला पड़ोसी मुल्क से किया, तो वहाँ क्यों गए? यहाँ इतना बड़ा मार्केट है इस मुल्क में, क्या वजह थी? कि हमारा जो पहला गाना आया था वो बड़ा हिट हुआ था, भुला दो 2000, भुला दो बातें पुरानी, बड़ा रेत बैंड हिट हुआ, 2007-8 की बात है। तो वो ज़्यादा हिट हुआ वहाँ पर। किस शहर में ज़्यादा था? ये तमाम शहरों में? तमाम शहरों में। तो वहाँ पे हिट हुआ। तो हमें वहाँ से कॉल आ गया, एक कंपनी यूनिवर्सल म्यूज़िक, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो उनका वहाँ ऑफिस था मुंबई में। तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आ जाएं हम शो करने के लिए, और हम आपको लॉन्च भी करना है। और क्योंकि एक गाना रिलीज़ कर दिया, फिर यहाँ तो कोई हाथ पकड़ नहीं रहा था, तो उन्होंने वहाँ पे बुला लिया, कंपनी ने साइन कर लिया। फिर बड़े बड़े चैनलों पे, चैनल वी, MTV, हर जगह उन्होंने प्रमोशन करी, पैसा भी बहुत लगाया, रुकवाया, खिलाया पिलाया। तो वहाँ प्रमोशन करके जब वहाँ से हिट होके वापस आए तो लोगों ने फिर भुला दो यहाँ भी सुना, क्योंकि वहाँ की चीज़ आती है तो लोग यहाँ ज़्यादा सुनते हैं। वो सुनने के बाद 2011-12 में ऐसा हुआ कि सिर्फ हम नहीं, शफ़क़त अमानत अली, आतिफ़ असलम, अदीका कियानी, अली ज़फ़र, ये लोग भी ज़्यादातर वहीं टाइम गुजारने लगे, क्योंकि वहाँ इवेंट बहुत, कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। 120 करोड़ लोगों का मुल्क है और यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ 35-36 हज़ार। तो आप अगर सिर्फ कॉलेज में ही कॉन्सर्ट्स करते रहोगे तो ज़िंदगी भर कर सकते हो, कम नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। तो वो हम करते रहे, तो इस वजह से जो है वो वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगा। पैसा मिलता है अच्छा खासा? बहुत अच्छा पैसा मिलता है। वो अपने लोगों को तो ज़्यादा देते हैं, हमारे लोगों को पैसा अच्छा खासा देते हैं या नहीं अच्छा वैसे ही अच्छा खासा मक्खन लगाते हैं? पैसा वहाँ काम का है। मेन बात जो इंडस्ट्री का फ़र्क है वो ये भी थोड़ा है कि वहाँ रिलेशनशिप से, मतलब जुगाड़ से ज़्यादा काम पे डिपेंड है। आपका काम अच्छा है ना तो आपको पैसे भी मिलेंगे और आगे काम भी मिलेगा। यहाँ हमें थोड़ा सा ये है कि काम के साथ साथ इससे भी ज़रा मिल लिए, उससे भी मिल लिए, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो पैसे भी अच्छे मिलते हैं अगर अच्छा काम है, इवेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, इज़्ज़त भी बहुत मिलती है, म्यूज़िक की बड़ी इज़्ज़त है वहाँ। अच्छा, ये रिलीजियस का फ़र्क तो नहीं रखते वो? नहीं, मैं जिस लेवल पे था वहाँ तो नहीं फ़र्क रख रहे थे। अब बाकी नॉर्मल आवाम में पता नहीं, मुझे हो सकता है रख रहे हो। म्यूज़िक से उनको चाह तो बहुत है, आपने रियलाइज़ भी किया। कितना अर्सा रहे वहाँ? 7 साल। 7 साल। कितना पैसा कमाया ये भी बता दे। अच्छा पैसा कमा लिया था। टैक्स वहाँ दिया, यहाँ दिया? टैक्स वहाँ दिया, यहाँ नहीं दिया? फिर नहीं, टैक्स अब दिया ना यहाँ पे। मैं टैक्स वहाँ दिया, यहाँ भी दिया, ऐसा नहीं है। टैक्स मैं देता हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ भाई, टैक्स पेइंग हूँ मैं। तो ये बता दूँ कि आपकी चीज़ें बड़ी दूर तक पहुँच जाती हैं, वीडियोस कट्स। तो बात ये है कि वहाँ टैक्स दिया, सब चीज़ें की, कमाया भी। पर हम लोग वहाँ बड़े जवान थे जब गए, बहुत कमाई गई। क्या अभी बूढ़े हैं? नहीं, अभी तो अभी भी जवान ही है, पर बच्चे थे, ये कह सकते हैं, बच्चे थे। तो कमाया भी और उड़ाया भी बहुत। मेन जो है ये ज़रूर मैं कहूँगा कि उड़ाया किस में? ऐसे उड़ाया? हाँ, ऐसे उड़ाया, ये सब बिल्कुल महफिलों में। ठीक है, ये सब किया, पार्टी की, महफिलें की, खूब शहद खाया। कौन कौन से शहरों में आपको सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला? दिल्ली में, कानपुर, लखनऊ में, और सबसे करीब जो मेरे लखनऊ का मिजाज कैसे लगा? जो जहाँ हम सुनते हैं वैसे ही पाया? बिल्कुल वैसा पाया, बल्कि मुश्किल एक और बात है कि लखनऊ में क्या हुआ कि वो उनको लगता है हम बहुत ही सलीस उर्दू बोलते हैं आज तक। अब हमारी उर्दू तो बदल चुकी है ना, टीवी देख के वो चीज़ों, इतना मुश्किल उर्दू तो हम नहीं। वो मुझसे उर्दू में जो बात करते थे वो मुझे मुश्किल लगे। अच्छा। वहाँ वो ढूंढ के अल्फाज ला रहे थे कि पाकिस्तान से ये आए हैं तो इनसे बड़ी जो है ना ख़ास सलीस उर्दू में बात की जाए। हम नॉर्मल उर्दू बोलने वाले, तो थोड़ी देर तो मैंने सुना, फिर मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान से ज़रूर आया हूँ, लेकिन अभी इतनी उर्दू मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही, तुम उसको नॉर्मल करो, ईजी मोड पे आ जाओ। तो ये ज़रूर है। खाने उनका एक होता है टुंडे कबाब। टुंडे कबाब से क्या मतलब? हाँ, एक कहानी, बिल्कुल यही मतलब है। अच्छा। एक उनके नवाब थे लखनऊ के, तो उनके जो है वो दांत कमज़ोर हो गए, तो उन्होंने कहा कोई ऐसे कबाब और पराठे बनाए जाएं जो मुंह में पड़ते ही
घुल जाए, किले की तरह हो। इस तरह हो बिल्कुल। तो हाँ, वहाँ एक कारीगर था जो टुंडा था, उसका एक हाथ ऐसे करके था, अच्छा, यूं। तो वो कबाब इतनी साइज के, छोटे साइज के कबाब होते हैं, तो वो बनाता है, और पराठा ऐसा जो मुंह में पिघल जाए। तो जो है वो नवाब साहब को मिलते थे, फिर वो फेमस हो गए। तो टुंडे कबाबी दुबई में भी है, अच्छा। वो लखनऊ वाला ही है। अच्छा, फिर वहाँ से आपको ठीक ठाक जो है वो रिस्पांस मिलने लगा, आप अपने आप को सुपरस्टार समझने लगे या नहीं? मैं अपने आप को सुपर डुपर स्टार समझने लगा। उनके जो फिल्म के मायानाज कैरेक्टर्स हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनसे मुलाकातें हुई? मैंने एक मूवी में गाना गाया था, जंजीर फिल्म थी, प्रियंका चोपड़ा और रामचरण उसमें आए थे। जंजीर जो दोबारा रीमेक बनी थी, लम्हा तेरा मेरा, तो वो इस तरीके से था कि ये लम्हा तेरा मेरा क्या है, ये क्या ये प्यार है, इस तरीके से गाना था। तो वो मैंने गाया था। तो प्रियंका चोपड़ा, रामचरण से हम एक ओपनिंग पार्टी में गए थे, तो मुलाकात हुई थी उनसे। और उसके अलावा भी उनके बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनसे, क्योंकि मैंने 4 बॉलीवुड फिल्में। प्रियंका की शादी हो चुकी थी? नहीं हुई थी। नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, प्रियंका की शादी नहीं हुई थी। प्रियंका की ये आखिर की फिल्म में फिर वो चली गई थी अमेरिका, और वो शिफ्ट हो गई हॉलीवुड, चली गई थी बॉलीवुड छोड़ के। पर रामचरण जो आज सुपर डुपर स्टार है साउथ के, वो उसकी पहली फिल्म थी। तो वो है अच्छी बात कि मैंने उसके साथ काम कर लिया, क्योंकि आज तो वो नॉर्मल बॉलीवुड हीरो से भी ऊपर है, रामचरण करके जो बंदा है। तो उनके साथ अच्छा लगा, और बाकी लोगों से भी बड़ा मिलते रहे। मैं जिस एरिया में रहता था वहाँ मैंने सलमान खान को देखा। वो मैं बैंड्रा में था, मुंबई में जब मैं था, तो वहाँ शॉपिंग कर, मलाइका अरोरा जो है वो एक दिन में गया सब्जी खरीद रहे हैं, तो मलाइका अरोरा आई हुई है, तो बड़ा अच्छा है, उनको देखते रहते थे हम। तो आपने गुनगुनाना शुरू नहीं किया? कोशिश की, मलाइका अट्रैक्ट हो जब तक वो चली गई। आपको पता है पाकिस्तानी आदमी कोशिश पूरी करता है। तो बाकी मौकों पर ये फिल्म स्टारों से मेल मुलाकात का सिलसिला? मैंने 2 बार शाहरुख खान से मेरी मुलाकात रही। मुलाकात उस तरह, एक बार एयरपोर्ट पे वो जा रहे थे, एक बार उनकी फिल्म आई थी जिसमें गाना था गेरवा, तो वो दिल्ली में प्रमोशन के लिए आए थे, तो हम लोग भी वहाँ परफॉर्म कर, उसी इवेंट में परफॉर्म करने गए, तो उन्हीं के गाने, तो वहाँ मुलाकात हुई थी सामने, बिल्कुल मतलब हम बैक स्टेज खड़े हुए हैं, तो खान साहब खड़े हुए थे, उनके साथ जो है वो वरुण धवन एक हीरो है, कृति सनन, ये सारे उस फिल्म में थे, ये साथ आए थे खड़े, तो मुलाकात रही थी उनसे। हैंडशेक हुआ या दूर से मुलाकातें हुई? उस वक्त हैंडशेक हुआ था उस दिन, ओके। और एयरपोर्ट पे दूर से मुलाकात हुई थी। वैसे जब प्रोग्राम में मिलते हैं तो ये हमारे जो यहाँ से लोग जाते हैं उनको रेस्पॉन्स ठीक देते हैं ये लोग? बहुत इज्जत देते हैं, देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। तकब्बुर गुरूर में तो नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं, नहीं होते, नहीं होते। हमें लगता था, लेकिन बिल्कुल भी गुरूर में नहीं होते, बड़े अच्छे से प्यार से मिलते हैं। आर्टिस्ट तो बहुत सारे मुझे मिले, सुनीति चौहान के साथ हमने परफॉर्म किया वहाँ, और दिलजीत दोसांझ जो है, आप भी तो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो मैं चंडीगढ़ में एक कंपनी मैंने साइन करी थी, और उसमें और पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी थे, बिलाल सईद और वो सब साइन किए थे। मैं उस टाइम वहाँ पर था, तो जो ये थे, इनसे मुलाकात हुई, बड़े अच्छे से गले लगा के, भाई पंजाबी में कह रहे थे, तुसी पाकिस्तान से आए हो जो पंजाबी बात है। तो मैंने कहा जी कहाँ से? मैंने कहा मैं कराची सिंध से हूँ, तो पंजाब साइड से नहीं हूँ मैं। तो क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पंजाब के लोग, इंडिया में ज़्यादा आर्टिस्ट हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि पंजाबी आर्टिस्ट ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी भी जो हैं वो पंजाब के ज़्यादा आर्टिस्ट हैं। सिंध से मैं एक होता था, तो उनके लिए ये भी एक अलग बात होती थी कि भाई ये सिंध से आया हुआ है। तो भोपाल में गया था, तो वहाँ मुझे सिंधी भाई मेरे मिले, वो आए हुए थे शो देखने मेरा, तो सिंधी में बात कर रहे थे। तो मैंने तो थोड़ी जितनी समझ आई, तो कह रहे हैं तुम सिंध से हो, सिंधी नहीं समझ आ रही। मैंने कहा यार ये बड़ी परेशानियां हैं, हम सिंध से, पंजाबी भी नहीं समझ आ रही, सिंधी भी नहीं आ रही। लेकिन वो बड़ा खुश हुए, उन्होंने कहा कैसा अपनायत का एहसास तो दिलाया ना, बहुत सिंध से आए हो आप। बहुत मेहमान नवाजी की उन्होंने, बड़ा अपनायत का एहसास दिलाया, हमें बड़ी खुशी होती थी। अच्छा, उनके कौन से सिंगर थे जिनके साथ आपने मिलके गाना गाया, या कहाँ उनमें कचहरियाँ गप्पें हुई उनके साथ? एक बड़े उनके राइटर हैं जिनके साथ बड़ी गप्पें हुई, जानी, ओह जानी शायर बड़ा पछताओगे, वो गाना उन्होंने लिखा। तो हम कंपनी जो थी साइन की, तो सबसे मिलवा रहे थे पंजाब के बड़े बड़े आर्टिस्टों से। उनके घर गए, उन्होंने अपने हाथ से चिकन सालन बनाया, रोटी शोटी उनके बंदा था उसने बना के, जो है हम बैठे कमरे में, नीचे की बैठक थी, वहाँ बैठे खा रहे हैं, बात हो रही है। तो एक उनसे बड़ी ऐसी अच्छी बात रही। फिर एक बड़े फिल्म डायरेक्टर है विशाल मातकर, उन्होंने ब्लड मनी करके फिल्म बनाई थी, उनसे अच्छी दोस्ती रही। तो ये डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ बड़ी अच्छी दोस्तियाँ रहती थी। सिंगर्स में भी कुछ लोग थे जिनके साथ रहती थी, मैं बहुत सारे लोग थे। वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। म्यूज़िक अगर आपको आता हो, 2 बड़ा सीधा उनका एक फंडा है, काम आना चाहिए, उसके बाद
इज्जत भी और चीज़ें भी ज़रूरी है। काम नहीं आता तो आप बातें जितनी कर लो फिर दोस्ती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। काम आता है तो वो ये नहीं देखते कि भाई कौन सा बड़ा, जैसे कि मिसाल के तौर पे चाहे हनी सिंह हो, चाहे कोई और। हनी सिंह से वहाँ कहीं मुलाकात हुई? हनी सिंह के साथ मुलाकात होते होते रह गई। मैंने गाना ये आपकी मुलाकातें होते होते क्यों रह जाती हैं? नहीं सबसे मुलाकात है, हनी सिंह से मुलाकात होते रह गई क्योंकि मैंने गाना किया था लम्हा तेरा मेरा ये फिल्म के अंदर। तो उनका जो म्यूजिक प्रोड्यूसर था उसने कहा यार लड़का बहुत अच्छा गाता है, तो वो हनी सिंह रिकॉर्ड करे थे लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, तो उनको चाहिए था सिंगर। तो उसने कहा ये यहीं पर है अभी मुंबई में। तब मुंबई में हमने अपना ठिकाना नहीं किया हुआ था, होटल में रुकते थे, हमारा ठिकाना दिल्ली में था। तो हम उसी दिन फ्लाई करके आ गए वापस, मेरा था शो के बाद उसका फ़ोन आया कि जो है हनी पाजी कह रहे हैं यार आओ गाना रिकॉर्ड करना है, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा मैं जल्दी कैसे हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, 2-3 घंटे लगेंगे। उसने कहा नहीं अभी आना था। तो बस वो मुलाकात हमारी रह गई, वरना उन्होंने फिर मीका के साथ किया था लाल मेरी, वरना हम साथ गा रहे होते। इरफान खान साहब से मुलाकात मेरी रही, उन्होंने एक फ़िल्म की थी जिसमें कराची का एक सेक्शन था, उसमें उनको कराची में क्या तलफ़ुज़ रहता है, उर्दू किस तरह बोली जाती है, वो उनके साथ बैठ के उनको प्रिपेयर करना था। तो मैं उनके साथ शूट पे भी रहे, 3 दिन का शूट था, और घर भी गए हम उनके। इरफान खान को कैसे पाया? बहुत अच्छे आदमी, सीरियस आदमी। उनकी एक बड़ी अच्छी बात देखी कि वो उतना प्रोफेशनल थे। हम घर गए उनके और वो नॉर्मल कपड़ों में बैठे हैं, अपना टेप लेके यूँ बैठ के कहें बोलो, बात करते हैं। हम बात करते रहे, वो रिकॉर्ड करते रहे। कहा ठीक है हो गया, चाय वाय पिला के हम जा रहे हैं। टेप क्यों रिकॉर्ड किया? ताकि जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ वो उस एक्सेंट को कैच कर लें, अच्छा, और उसको फिल्म में उस तरह बोलेंगे कि कराची के लोग इस तरह बात करते हैं। तो जब हम जा रहे थे मैंने कहा कि एक उसका एक्सेंट किस तरह का था? उनका एक्सेंट अपना वाला था वो, क्योंकि वो मुसलमान आदमी हैं और उर्दू बड़ा बोली गई, वो रॉयल फैमिली से भी हैं, तो उनका था थोड़ा नॉर्मल तलफ़ुज़ उर्दू के साथ बोलने वाला। हम यहाँ कराची वाले पूरा तेज़ बीच में वर्ड्स आ रहे हैं, तो तेज़ जुमले जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारी स्लैंग होती है कराची की। सो जब मैं वापस आ रहा था तो उनकी मैनेजर साथ थी मेरे, मतलब फिल्म प्रोडक्शन की जो मैनेजर हैं वो, और मेरा मैनेजर था। तो मैंने दोनों को बोला इनको कहो यार तस्वीर हो जाए। वो क्या, उन्होंने कहा नहीं आज तस्वीर नहीं होगी। तो हमने कहा शायद कुछ ऐसी उनका है, एटीट्यूड है। हम चले गए। अगले दिन हमारा लास्ट डे था। वैनिटी, हमारी सबकी वैनिटी अपनी वैन थी, तो उसमें वो आ गए, हम बाहर आए। जो कहा यार तस्वीर नहीं चाहिए तुम्हें? मैंने कहा बिल्कुल चाहिए। तो अजीब लगा मुझे, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा सर कल आपको हमने कहा तस्वीर, कह रहे हैं यार मैं घर पे अभी तैयार नहीं था, मैं घर के कपड़ों में था, और जो तस्वीर है ये पता नहीं कब तक कहाँ तक जाए। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये जो रूप है, जो ये स्टाइल है, लोग प्रोफेशनली देखें मुझे। तो जब वो तैयार थे उन्होंने खुद बुला के कहा कि सेल्फी हो जाए, तुमने कल मांगी थी। इससे अर्जुन रामपाल से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। हम उसी फिल्म में वो भी थे। तो जब वो आए, तो अब इरफान खान जो है बड़े सोबर आदमी है, वो बड़े तरीके के, उनके साथ आप बात कर सकते हो। अर्जुन रामपाल जो है वो, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एक वर्ड था फ्लैम्बर्ट, आए फुल गार्ड आ गए साथ में, वो जो उनके सफारी सूट में होते हैं, और रेंज रोवर से उतरे और शॉट दिया अपना, निकल गए। तो हिम्मत ही नहीं हुई कि बोले कि यार आपके साथ एक पिक्चर हो जाए। उस दिन मेरा एक कॉन्सर्ट था रात को, परसेप्ट फिल्म्स, उसका शो था। तो मुझे नहीं पता कि उसके 40% के शेयर्स या 50% के उनके आए, और वो आए हुए थे और आगे सीट पे बैठे हुए थे। तो जब हम परफॉर्म करने गए तो हमने खान साहब के 1-2 गाने किए, अपने 1-2 गाने किए, उनको मज़ा आ गया। तो इवेंट के बाद उनके साथ बड़ी अच्छी बात रही, सेल्फीज़ हो रही हैं। मैंने कहा यार अल्लाह चाहे तो दिल की बात भी सुनता है। तो उनके साथ ऐसी मुलाकात रही। तो लोग बड़े अच्छे हैं मुंबई। मतलब आप बहुत अच्छा टाइम गुजरा आपका वहाँ? टाइम बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा मिस रबिया, आपको नींद तो नहीं आ रही? नहीं, मैं कहानियाँ सुन रही हूँ। कहानियाँ सुन रही हैं आप। ये मीडिया की फील्ड में कैसे गई? फिर रिपोर्टिंग करने की बजाय आपने जो है ना अंदर जो सेक्शन ले लिया, कोऑर्डिनेशन वाला, और इसको क्या कहते हैं, कंटेंट वाला, इस तरफ क्यों गई? अक्सर बेशतर जो है वो लोग कहते हैं कि फील्ड में हम जाएं, रिपोर्टिंग करें, ताकि एक पीआर बने, वो चीज़ों के बारे में अदराक हो। तो आपने ये क्यों मिस कर दिया? सो बेसिकली मैं कभी भी चाहती, मतलब कभी सोचा भी नहीं था मीडिया में आऊँगी। ये तो एक्सीडेंटली तौर पे नादिर जो उतने P4 पकाओ में होता है, नादिर यूट्यूबर है बहुत बड़ा, तो वो प्ले पे काम करता था, उसको मैं जानती हूँ, मेरी पुरानी दोस्ती थी उससे। तो उसने कहा इंटर्न कुछ चाहिए आज टीवी में, कोई हो तो बताना। मैंने इंटर किया हुआ था, तो मैं बिल्कुल, मतलब गैप था मेरे पास। तो मैंने कहा मैं हूँ ना, मुझे करवा दो। उसने कहा करना है तुमने? मैंने कहा हाँ, मतलब ऐसी तफरी में नहीं होता।
तो ही सेड ओके तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बात कर लेता हूँ। मैंने अब्बू से बात की, अब्बू भी मेरे अखबार मतलब जर्नलिज्म से ही थे, वो भी जर्नलिस्ट भी रहे। तो उन्होंने कहा कि हाँ आज टीवी में तो जो है वो उनके एक एंकर थे, वो जानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तब मुझे लगा अब्बू शायद मना कर देंगे कि मीडिया है, कि थोड़ा अब्बू थोड़े मेरे सख्त मिजाज के थे। तो मैं गई वहाँ पे, मेरा ऑडिशन हुआ, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। उस वक्त शमीन उबैद चुनाए का एक प्रोग्राम आता था आगाज़ सफ़र, उसमें मुझे लिया गया। वहाँ से फिर इंटर्नशिप थी उस वक्त मेरी, फिर मुझे मॉर्निंग शो में भेज दिया गया नुसरत हारिस के साथ। फिर मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप थी, फिर मेरी एक्सटेंड कर दी गई। 3 महीने तो ऐसे ही मजाक में गुजार दिए। जो 3 महीने एक्सटेंड की गई ना, वहाँ पे असल जो है ना वो मैंने काम सीखा। फिर आज टीवी ने बहुत लोगों को बनाया, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने फिर PCR, कंटेंट, कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्शन की हर चीज़ सीखी। वहाँ से फिर मैं TV1 चली गई साहिल लोधी के पास साहिल लोधी साहब के साथ काम किया। फिर मैं समाई। आपको काम करने का मौका मिला? वो मौका नहीं दिया काम। साहिर बहुत जुनूनी है अपने काम को लेके, मतलब वो मैंने ऐसा होस्ट नहीं देखा। वो 24 घंटे काम कर सकते हैं, वो हर वक्त काम कर सकते हैं। मतलब हम 16 बंदों की टीम थी। कौन सी चक्की का आटा खाते हैं हाँ माशाल्लाह, मुझे लगता है बेचारे को नज़र लग गई है। 16 बंदों की टीम थी और 16 बंदे, लेकिन हम करते थे काम। लेकिन जो मेन काम था, मतलब कंटेंट की जो टीम थी वो बस डिसाइड करती थी। एंड में कंटेंट साहिर भाई के हाथ में होता था, जो वो करेंगे वो होगा। सारे पेपर मतलब सारे पेपर यूज ले, क्योंकि वो बस उनको होता था सब कुछ, बहुत जुनूनी थे अपने काम को। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर जो है वो ऐसे काम नहीं होता था। वहाँ पर जैसे मैं गया, अब मैं जब वापस आया था, मेरे पास यहाँ काम नहीं था, ज़रूरत थी। बड़ी बात है, उन्होंने अपनी टीम में रख लिया, वो रियाया में। सब आप समझे, वो पूरा एक बादशाह साहब की कुर्सी होती थी, और आप देख रहे हैं साइडों पे यूं करके हर टाइप का इंसान होता था। एक वजीर है, तो फिर वो जोकर है, हाँ है ना। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कसम खा के ऑडियंस के सामने बता रहा हूँ कि वो बीच में बैठते थे बादशाह जैसे। और यहाँ पर वो कंटेंट और ये और सारे लोग निश्चित लगती थी यहाँ पर। साहिर लोधी साहब की बात बता रहे हैं, 16 बंदों की टीम में ऐसे कह रहे थे, अच्छा जी रबिया आपने क्या किया, अच्छा ये किया आपने, ये किया आपने, ये किया आपने, ये किया। अब इन बेचारों ने पूरे दिन काम किया होगा, वो पूरा लिख के लाए। अच्छा नहीं, ये रुको मैं बताऊंगा कि करना क्या है। हाँ, क्योंकि वो रेटिंग को लेकर उस वक्त 1.5 दिन का इनका काम 0, फिर वो बताते थे। तो फिर आपने क्या खुद पे जब्त किया? जब्त ही किया, जब्त करके बैठे रहते थे। अब उस टाइम तो काम चाहिए था, पैसे थे नहीं। जो कहते थे वो मैं कहता था जी सर बिल्कुल ठीक है। तो दिल में गालियां तो नहीं दे रहे थे उसको? नहीं, गालियां तो नहीं थे। जो आप काम दे रहे हैं तो गालियां नहीं दे रहे थे। पर मुझे एक बात समझ उस टाइम भी नहीं आती थी कि भाई अगर आप काम बांटोगे तो बेटर हो जाएगा। जो बंदा एक्सपर्ट है, जिसमें उसको लाए हो, उससे एक्सपर्टीज नहीं लेनी। ये खराबी नहीं है? खराबी है। वैसे मैं आपको बताऊं, ऑफ कैमरा बड़ा अच्छे आदमी थे, लोगों की हेल्प करी, पैसे दिए, फैमिलीज बाहर बैठी होती थी, ये सब चीज बेस्ट थी। जैसे कैमरा ऑन होता था ना, बस उस टाइम में उन्होंने सब खुद करना। ये सच है, ये बोल नहीं रही। आप सच बताए ना, कह रहे हैं ना। नहीं मैं तो भाई नहीं, मैंने साथ काम किया 3.5 साल, इसलिए नहीं कि साथ काम किया, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े होस्टों के साथ काम किया। बट मुझे लगता था कि वो अपने काम को लेके इतने पॉजिटिव थे कि वो मतलब हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। मुझे जो पर्सनली लगता है, वो कहते थे कि मतलब उनका कंटेंट उनके माइंड में होता था, वो माइक भी नहीं लगाते थे। और मैंने उनको देखा है 5-5 घंटे कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग करते हुए, और उस टाइम पे वाकई में रेटिंग आती थी। आपको नाम से बता सकता हूँ कि कौन लोग इजी हैं जिनके साथ काम, क्योंकि पहले मॉर्निंग शो जब काम मैंने किया, ये कैसे बता सकते हैं? इन्होंने भी तो किया ना उनके साथ। ये तो गैस जाता था ना, मतलब मैं तो वो आपको ऑनेस्ट, लेकिन ऑब्जर्व में था मैं यार, तुम 1 महीने के लिए आए थे यार। नहीं, 1 महीना कम है ऑब्जर्व करने के लिए। बहुत 2 महीने 1 महीने में प्रिपरेशन, 1 महीने काम नहीं। लेकिन मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ओवरऑल बता दूं। पाकिस्तान आ जाते हैं ना हम पड़ोसी मुल्क से। अब तो यहाँ पर बहुत लोग क्योंकि वो ज़माना मॉर्निंग शोज़ का था, और उस टाइम मेरे पास इतने OSTs चीज़ें थी नहीं, मैं वापस से यहाँ पाँव जमा रहा था। तो मैंने मॉर्निंग शोज़ बहुत ज़्यादा किए। और मैं ये बताऊं कि शोज़ के अंदर जो सबसे कंफर्टेबल आदमी रहा, जिसके साथ मैंने काम किया, वो है फैसल कुरैशी। बेहतरीन आदमी, वो आता था अपना काम, जो तुम्हारा काम है तुम करो। जो उसने ये हमारा आदि फैज़ी करके लड़के हैं, ये स्टार बनाए। बहुत लोगों को उसने जो है ना वो चांस दिया कि यार तुम अपना काम करो। ये उस बंदे की बड़ी अच्छी बात थी। बाकी कंपेयर टू कि बाकी होस्ट डर हो रहा होता है, यार हम कुछ बोल देंगे तो होस्ट हमारा नाराज ना हो जाएगा, तुमने क्या। आपने मॉर्निंग शो में भी काम किया,
कभी ऐसे होता है कि सुबह सवेरे लोगों को बुला रहे हैं हाँ, और ऐन किसी टाइम ने पे आपसे नहीं आ रहे। कमिटमेंट की और वो फोन हाँ, बंद है, ये सोया हुआ बहुत है। बहुत दफ़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग की ट्रेनिंग होती थी, हम बैकअप रखते थे। ख़ासतौर पे तो लाइव शो में आपके पास मार्जिन नहीं होता, क्योंकि और फिर अगर आपको 2 घंटे में आपने एक ही गेस्ट बिठाना है और वो भी एंड टाइम पे नहीं आ सका, कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, तो लाइव शो तो होगा, वो तो रुकेगा नहीं ना। तो हम उसका सेकंड ऑप्शन मैं तो कम से कम रेडी रखती हूँ। मेरा अच्छा, ये अगर होता है। दोनों आ जाएं तो दोनों चल जाएंगे? नहीं, वो तरीका होता है ना अभी कटाने का। मुझे बड़ा सीखने को मिला है, अब मैं वो अप्लाई करता हूँ बाकी लोगों पे। ये कहता है अच्छा, तो मतलब ये तुम लोग ये जानबूझ के इस तरह करते हो, कहानी बनाते हो। हाँ। और मेरे पास इतनी मतलब मैं फेमस हूँ, अच्छी कहानी क्या होती थी बताने की? मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब हम ये बोल देते हैं कि उन्हें क्या पता लाइव है या नहीं। हम बोलते हैं वो एक्चुअली हमारा टेक्निकल इशू आ गया है, या अगर जूम से लेना है अब तो जूम पे आते हैं गेस्ट, तो हमारा जो जूम है उसका सर्वर डाउन हो गया है, तो आई एम सो सॉरी, आपको हमने इतना टाइम दिया, तो हम आपको कभी कर लेंगे, कल परसों कर लेंगे। किसी ने बिल्कुल गुस्से में आकर कोई झाड़ पिलाया आपको कि ये क्या तरीका, ये क्या बदतमीजी है, सुबह सवेरे जगाए और एंड टाइम पे कह रहे हैं? बहुत इतना होता। अच्छा, मतलब हम लोग की जो हम पुराने जो लोग हैं, मतलब आजकल के बच्चों में इतना नहीं ये वाला है, मैंने देखा भी है, क्योंकि मेरे अंडर जो टीम आई थी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने तो गालियाँ तक सुनी हुई है। मैंने सेलिब्रिटीज़ ख्वातीन देती हैं या की, मर्द? औरतें भी मर्द भी, मतलब सुने हुए हैं जो कि सियासी शख्सियात या नहीं, सियासी शख्सियत कभी नहीं करती हैं। गाली नहीं निकालते? सियासी शख्सियत नाम ना लो, बताओ तो उसके जो गुस्से वाले होते हैं और खूब गालियां दे रहे होते हैं। नहीं, कभी किसी सियासी ने नहीं किया। आपकी गवाह घर में मौजूद है, 164 नहीं, कर रहा है इस नेवर वक्त। किया। नहीं, कभी नहीं किया। नहीं किसने किया? मैंने बोल दिया तो मैं कहाँ कल सही रहूंगा? नहीं, किसी मैं मतलब मैं बताने में तो साफ तो मैंने कौन सा नाम लेना है। गालियाँ निकालने कौन होते हैं? ये बिजनेस कम्युनिटी के, एनजीओ के, या नहीं, गालियों के अलावा कुछ एक ऐसे साहब भी थे जिन्होंने गाली तो नहीं निकाली थी, बट बस समझे कि मेरे साथ की लड़की ने उनके पैर पकड़ लिए थे, बट मुझे सब बहुत गुस्सा आया था, लेकिन हम मजबूर हैं, तो हमने पी ली थी मैंने ये वाली बात। और वो एक मौलवी मुफ्ती साहब थे। क्या क्या पीती हैं आप? मैं मशरूबात, बातों के अलावा मशरूबात। जीवाजी साहब, आप 164 का बयान देना चाह रहे थे कि मैं क्या बयान दूंगा? मतलब नहीं, घर में कुछ नहीं कहेगा, मैं नहीं, यकीन दिलाता हूँ, आप बता दें इधर। नहीं, मैं क्या इसकी उसके बेहाफ पे हाँ, नहीं। कि आपने क्या सुना, किसी ने इनको जब झाड़ पिला दी या बुरे अल्फाज कहे तो? नहीं, कुछ फिर उसका असर आप पे निकलती है? नहीं, मुझ पे तो नहीं निकलती, लेकिन कुछ होते पॉलिटिशियन हैं। भी तो स्वीट होते हैं बड़े, क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन की फिक्र होती है, तो ख़वातीन से वैसे ही, खूबसूरत ख़वातीन से तो वैसे ही अच्छे से बात करते हैं। चलिए, ऑफ कैमरा बताऊंगा मैं। लेकिन मैं ये ज़रूर सीख गया कि चैनल पर कुछ चैनल्स होते हैं जो है बोल देते हैं कि हाँ भाई इतने पैसे मिलेंगे, फिर वो देते नहीं है बाद में। तो एक जो है एक शो हुआ, तो चैनल के ऊपर एक ख़ास चैनल था, मुझे पता था कि यार ये लोग जो है ना पैसे नहीं देते, रुला देंगे, और मैं अब उसमें नहीं पढ़ता, या मतलब मैं नहीं पढ़ता, मैं या तो वो अपफ्रंट होता है या फिर होता है नहीं है। बात कॉल करने वाला ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने उसको जो है ना, उन्होंने कहा मियाँ बीवी बैठेंगे एक शो पे ना मॉर्निंग के, तो मैंने याद आ गया पॉलिटिशियन, डायरेक्ट कर दिया याद आ गया उन भाई से। मैंने कहा जो है आप ये पैसे जो है ना, ये मेरी तरफ से इनको गिफ्ट है, मुझे नहीं चाहिए, आप इनको दे देना। क्योंकि इसे पता था ये निकलवा लेगी। मंसूर साहब इस बेचारी को भी 7 महीने लगा दिए उस पैसे देने में ऊपर नीचे ऑफिस। और पॉलिटिशियन देखें, याद आ गया हाँ, एक आ गया ही ना, है। बट उन्होंने सॉरी कर दी थी यार। सॉरी कर दिया। हाँ। ज्यादा से ज्यादा आदत है उनकी, कितने पैसों की उनकी बहू ने भी सॉरी की, क्योंकि वो उनको पता नहीं था, क्या इसके दोस्त के। अच्छा छोड़ो। ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे ऑफर करते हैं गेस्ट को लाने के लिए? एक टाइम था हम बहुत अच्छा बजट देते थे, 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख, बट अभी ज़ाहिर चैनल भी नहीं कमा पा रहा है इतना, तो भी हमारे बजट का अभी आप महसूस कर रहे हैं कि टीवी चैनलों की रेटिंग बहुत कम हो गई है? मुझे लगता है अब हम सांसें ले रहे हैं। आखिरी चैनल का वो दौर जो था डिजिटल वो का मैंने ज़माना देख है, लिया। डिजिटल का ज़माना है। जो असल दौर था ना मंसूर साहब, मैंने देखा है लोगों की रोजी रोटियां होती थी हर महीने उस टाइम के 6-6, 7-7 लाख रुपया एक आर्टिस्ट लेके जाता था, जो कि वेडिंग्स में आते थे, हर डेली हमारे साथ होते थे। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बनाया भी है, जो कि खुद मुझे मिलते हैं जब वो बोलते हैं कि यार वो दौर अच्छा था। बहुत लोगों की रोजी रोटी, बहुत लोगों का पैसा फंसा भी, सारे कुछ लोगों ने एंड टाइम पे चैनल के हालात ख़राब होने शुरू हो गए 2018 के बाद से, जो मसले हुए थे चैनल को लेके, उसमें कुछ लोगों के पैसे फंसे भी हैं, आर्टिस्ट वगैरह के। कुछ तो बेचारे मर गए पैसे मांग के, मतलब मैंने देखा ये सूरत हाल रही है कि पैसे जुबैदा आपा मेरे सामने
खड़े होके, खैर तो मालकान भी वो नहीं है, नाम ले सकते हैं, TV1 में, तो वो मेरे सामने बोल के गई, मतलब मेरे लिए ज़ुबैदा आपा बड़ी आर्टिस्ट की यार, इज़्ज़त वाली खातून है ना, किस रिसेप्शन पे 3 दिन बाद आदमी बेचारी का इंतकाल हो गया पैसों के लिए। बड़े बड़े आर्टिस्ट को मेरे रुलते हुए जाते हुए, अगले थक हार के क्या करें, फिर छोड़ देते हैं। जो बड़े चैनल हैं उनकी भी यही सूरत है? नहीं, मैं इस पे बता सकता नहीं, हूँ। प्रोडक्शन हाउस का अलग है, बस यही सूरत है। नहीं, लेकिन जियो ARY के ऊपर मैंने एक ज़माना था, मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था। मैं जब नया वापस आया था, मॉर्निंग शोज, ये सही कह रही है, और मैं तो आखिर 17-18 लास्ट का टाइम, 18 के बाद बुरे हालात शुरू मैं आया था, पर 17-18 में जो सर्वाइवल मेरा रहा, जब तक मुझे मेरा मतलब का काम नहीं मिला, वो मॉर्निंग शोज रहा। और मॉर्निंग शोज में ज़्यादातर ये ARY रहा, TV1 में भी मेरे पैसे कभी नहीं फंसे, ARY में भी नहीं फंसे। तो इन्होंने पैसे सही में, जो लोग 13 से कर रहे होंगे, 2013-12 से, वो तो बहुत कमा चुके होंगे। बहुत, तो बहुत मेरा बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा वो शोज, मॉर्निंग शोज, क्योंकि आप पर मॉर्निंग शो चले जाओ, आपको हर मॉर्निंग शो में सेम गाना गाते थे या अलग अलग? देखिए, मॉर्निंग शो के अंदर क्या होता था कि अब सबसे मेन आदमी वो चाहिए जो कंफर्टेबल हो, जिसके साथ जो बोल सके। मॉर्निंग शो में एवे की बात है, एवे सुबह आदमी उठा है, वो सीरियस बात सुनने नहीं उठा, वो उठा है मस्ती मजाक हो। अगर वो न्यूज़ चैनल नहीं लगा रहा ना मॉर्निंग शो, तो मस्ती मजाक हो, वो थोड़ा खुश हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए उसका, तो वो एक टीम बन जाती थी। अब वो टीम बन गई, अब वो टीम बन के हम आगे, हमें बस कुछ कुछ गाने तो अलग अलग भी हो गए, सेम भी हो गए, बोलना है। सिंगर तो उनका अपना एक होता था ना, एक मॉर्निंग शो में सिंगर उनका था, हम तो ऐसे गेस्ट गए, मतलब पैनल एक। अब गेस्ट जब हम गए हैं तो 1-2 गाने किया, फिर कुछ बात हो गई, कुछ मजाक हो गया, तफरी हो गई, ये वाला आदमी चाहिए था। और उसके बहुत अच्छा कोई आर्टिस्ट हो उस जमाने में, तो उसको मिल जाते थे 80,000 लाख रुपए, 90,000 रुपए, और हम लोगों को, मुझे मिल जाते थे 40,000 रुपए। मैं वापस से आया था, और एक तो वो 40,000, आप सोचें कि हफ्ते के 3 मैंने मॉर्निंग शो किए ARY, और 3 या 2 मैंने किए TV1, तो मेरा तो 2.5 लाख रुपए हफ्ते के बन गए। तो आप खुश, एक आदमी जिसके पास मेन स्ट्रीम काम नहीं है। देखिए 3 लेयर्स हैं, एक लेयर है A, B और C। आज अल्लाह का शुक्र है मैं A लेयर में काम करता हूँ, मुझे ना मॉर्निंग शो चाहिए, ना बुलाएंगे मैं अपनी मर्जी का पैसा बोलूंगा, दे रहे हो ठीक है, नहीं दे रहे मुझे फर्क थोड़ी पड़ा है, मेरे तो मिलियन व्यूज ही हैं, तो मुझसे उससे ज़्यादा क्या प्रमोशन होगा। लेकिन उस टाइम तो चाहिए था, तो प्रमोशन भी हो रहा है और घरों में भी पहुँच रहा हूँ, और जो है वो पैसे भी मिल रहे हैं। तो आजकल अभी बुलाते हैं आपको? अब बुलाते हैं तो हम बोल देते हैं हाँ भाई आपने बुला लिया ना सर, लेकिन बुलाते हैं तो हम अपने पैसे बोल देते हैं। अब उनको लगता है वारे आता है तो दे देते हैं, नहीं आता तो किसी और को बुला लेते हैं, वो वाली बात। अच्छा वजी साहब, आप जब एक और भी बात बता रहा हूँ, लास्ट बात, कि मॉर्निंग शो ऐसे ऐसे भी किए हैं। अब सोचें TV1 के मॉर्निंग शो की बात बताता हूँ, जुलाई का महीना कितना गर्मी होती है, उसमें सबको शलवार कमीजें और वास्कोटियाँ पहना के, ये ऐसा नहीं था कि आसान भी रहता था, ऐसा था कि मुश्किल। अब बदामी बाग, कौन सा बाग था भाई, वसीम बाग में सुबह 9 बजे, 8 बजे बंदा गया मेकअप, मॉर्निंग शो में आपको उठना 7:30 है, 8 बजे पहुंचे, मेकअप कराया, 9 बजे आप सेट पे हो, गर्मी हो रही है 40 डिग्री, और उसमें आपको डांडिया पकड़ा है, कह रहे नाचो। मुझे पता था तुम ये बात बोलोगे। उसमें आप सोच नहीं सकते कहाँ से पसीना निकलता है। और जो एक्ट्रेसेस आ रही हैं वो 2 मिनट बाद आप देखो तो डर, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा हाल खराब, लेकिन जो है वो जिनका शो है, एक्ट्रेस तो खुद खूबसूरत होती है, तो मेकअप उतरने से क्या फर्क पड़ता है? जिसने मेकअप किया भाई, मेकअप कैसे उतर, इतनी गर्मी में पता है आपको कैसे मेकअप उतरता है? यहाँ से वो ऐसे जो लश्कारा जो भी लगाया हुआ है वो यहाँ से ब्लैक हो रहा है, अजीब हो जाता है। टीवी का मेकअप जो है ग्रे हो जाता है, नेक्स्ट लेवल होता है, वो लेयरिंग करते हैं ना टीवी के मेकअप के ऊपर, वो तो अजीब लग रहा होता है। एक आदमी आप देख लो 40 डिग्री में नाच रहा है छत पे खड़ा हो गया, हम नीचे खड़े हुए डांडिया लेके, एक अजीब माहौल चला गया। दौर था कि न्यूज़ चैनल की रेटिंग हाई होती थी जी, अब लोगों के लिए तफरी का मकाम सबसे ज़्यादा न्यूज़ में होता था। अभी इंटरटेनमेंट हो गया वापस से। इंटरटेनमेंट इसलिए हो गया कि वो अपने जो भी ड्रामे बना रहे हैं या चीज़ें बना रहे हैं वो लगाते हैं यूट्यूब, डिजिटल मीडिया पे या बहुत सारी जगहों पे, और वहाँ से उनको रॉयल्टी मिल रही है, तो वो इतना कमा रहे हैं। उनके लिए तो किसी आर्टिस्ट को लाना, किसी सिंगर को लाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूज़ वाले जब पैसे कमा नहीं रहे तो वो मुंह मांगा पैसा देंगे कैसे? और जो एक्सपीरियंस आदमी है वो सस्ते में तो काम नहीं करेगा।
ये प्रॉब्लम आ रहा है खाली। अच्छा वजी साहब, जब आप यहाँ आए, आपने जब रूपोश गाना फिल्म आया, जी जी। उस टाइम आपको यकीन था कि ये रूपोश इतना हिट होगा कि ये इस मुल्क से जो है ना चारों ममालिक में घूमता जाएगा, वहाँ पर मिलियंस में इसकी व्यूअरशिप आएगी? आपको आइडिया था? बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बिल्कुल नहीं था। मैं जब वापस आया तो 19 में मैंने मीटिंग की 18 में सेवन स्काई से, सब लोगों से मीटिंग कर रहा था, ARY से, सब। सेवन स्काई प्रोडक्शन हाउस जियो का था, अभी भी है। तो उनसे मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं। 1 साल तक उन्होंने फ़ोन नहीं किया। 1 साल बाद कॉल करके मुझे बुलाया किसी और ड्रामे के लिए, और फिर कहा कि अब तुम हमारे साथ ही काम करोगे। फिर एक और उनका एक इश्क जलेबी करके एक ड्रामा आया रमज़ान में, बड़ा हिट हुआ, पिया पिया रे हमारा गाना, अच्छा खासा हिट नॉर्मल वाला। उसमें फिर पैसे आना शुरू हो गए तो दिमाग भी चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक गाना बनाओ ऐसा, हम उसका म्यूज़िक वीडियो करेंगे, और उनका जो बेटा है हारून कादवानी, उसको लॉन्च करेंगे म्यूज़िक वीडियो में। तो मेरा दोस्त है हसान आरिफ, ये जो कलाम है ये हज़रत बेदम शाह वारसी का है। हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लहलाई का, हो के रूपोश न दिल तोड़ तमन्नाई का। और इसकी जो धुन है वो पीर नसीरुद्दीन साहब ने बनाई थी। हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हो के रूपोश, ये धुन। जब ये थी तो हसान के पास ये धुन पड़ी थी और ये था, उसने मुझे कहा कि उसने मुझे बोला कि आप कर लो। धुन ऑलरेडी मौजूद थी, ये शायरी भी थी। अच्छा ठीक है, बाकी नहीं, शायरी और ये जो धुन है सिर्फ ये, इसके आगे पीछे तेरी नजरों के सदके ये जावारे दूंगा, ये ऐड कर ये दिया। मैंने बनाया, ये मैंने लिखा। इससे पहले का भी तू मिल गई तो लगा जैसे, ये बाकी चीजें, ये बीच का जो कलाम है और ये स्टाइल भी मैं लेके आया हूँ। ये जरा हमके गुनगुना के सुनाए हमें। तेरी नजरों के सदके, तो ये तेरी नजरों के सदके के, तेरी नजरों के सदके ये जावारे दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहां वार दूंगा, मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा, मौला मौला मौला। मैंने माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, ये मैंने ऐड किया और चीज़ें ऐड की, तो ये हमने गाना बना लिया। गाना बनाने के बाद मैंने ये पिच किया सेवन स्काई में, और उन दिनों में असद कुरैशी साहब जो हैं वो गए हुए थे टूर पे, तो मैंने डायरेक्ट ये सुनाया था अब्दुल्ला कादवानी सर को, जो कि हेड ओनर है सेवन स्काई के। तो उन्होंने सुना, वो हिल गए। अभी ये जब गाना उन्होंने सुना थोड़े बहुत म्यूज़िक के साथ, डेमो जिसको हम कहते हैं, तो वो सकते में आ गए। मुझे लग रहा था कुछ अच्छी चीज़ हो गई है, तो वो तो सुनने के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है ऐसे करते हैं, तुम उसको पूरा करो। और पैसे वो बहुत आराम से, मैंने कहा ठीक है पैसे देने तो पूरा करता हूँ कुछ। तो वो तो पैसों का वहाँ मसला नहीं होता था, वो पहले ही 2-3 गानों के एडवांस कर देते थे, ये लो जाओ अपना अच्छे से। वो उनको लगता था, वो कुछ ही आर्टिस्टों के साथ काम करते थे, उनको लगता है आर्टिस्ट खुश होगा तो ही तो दिमाग चलेगा, यार प्याज आटा रोटी में रहेगा तो कौन सा दिमाग चलाएगा। 2 हफ्ते बाद जब मैं आया तो वो कहने लगे कि हम इस पर एक फ़िल्म बनाएंगे, टेलीफिल्म, और इसको गाने की वीडियो नहीं करेंगे, टेलीफिल्म करेंगे। तो वो गाना दोबारा जब मैंने और सुनाया तो और उनको मज़ा आ गया, और तैयार था। फिर डायरेक्टर को सुनाया उन्होंने, मैं चला गया, उन्होंने कहा ठीक है फाइनल हो गया। और जिस दिन वो गाना रिलीज़ हुआ है उसने सबसे ज़्यादा व्यूज़ लिए, 2 मिलियन व्यूज़ लिए उसने एक रात में। एक रात में 2 मिलियन व्यूज़ इस गाने ने लिए। और उसके बाद अगले दिन से ओरिजिनल व्यूज़, ये नहीं कि खरीदे हुए हों, ऑर्गेनिक व्यूज़ 2 मिलियन। जितने उनके बाकी भी चल रहे थे ड्रामे उसमें बहुत ज़्यादा थे। ये उनका मेन था 1.3 1.4 खुदा और मोहब्बत वाला है एक दिन वाले में। वैसे तो खुदा और मोहब्बत के व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जब व्यूज़ लिए वो तो उसके बाद लोगों ने कवर करना शुरू कर दिया, फैलना शुरू हो गया गाना। और सबसे मेन बात ये थी कि ये एक सेक्ट में हिट नहीं हुआ, कि खाली एक सेक्ट ऑफ पीपल में नहीं, तो वेटर से लेके तो पढ़े लिखे लोगों से लेके सब में हिट हो गया। तो उससे लाइफ ही बदल गई हमारी।
तो फिर तो वो 100 मिलियन उसने कोई 7 साल 8 महीने में कर दिया था। अभी उसकी क्या रेंज है? बेगम मिल गई। मैं यही कहना चाह रहा था, इसके एवज आपको शोहरत मिली, पैसे मिले, साथ में रबिया भी मिली, बेगम ही मिल गई, फुल पैकेज मिला इस पे इसके हाँ, इसके बाद फुल पैकेज मिला और काम भी मिला माशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र। लेकिन देखें मेन तो ये ट्रॉफी मिली ना। हाँ, ट्रॉफी मिली। ट्रॉफी मिली। कहते हैं कि जो है औरत अपने साथ नसीब लेके आती है, अपना भी और शोहर का भी। ये अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके आई है? ये बिल्कुल नसीब तो लाई है। दूसरा ये भी ज़रूर है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि थोड़ा आर्टिस्ट होता है लेड बैक, जैसे आराम वाला, कि चलो हो गया नहीं हुआ। ये इसका होता है कि नहीं ये करो, ये करना है, पुश करती रहती है। दैट्स अ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो वो मुझे पुश करती है कि काम के साथ साथ ना बाकी जो चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी ऐसी हुई हैं जो इम्प्रूव हुआ है। वरना हमें याद है, मेरे पास एक गाड़ी थी झूला जैसी तो जो मैंने आपको कहा था कि ये बदलो, जो है मंसूर साहब को घर जोड़ दो, का यार ये तो 2 मजे आ गए, गाड़ी भी है झूला भी है, बदल लो। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, आप देखें 2 माशाल्लाह से गाड़ी और चीजें, अल्लाह का शुक्र है। जहाँ सोचते हैं अभी उस रिपोर्ट का अभी तक आज तक जो है ना वो कितने व्यूज आ चुके हैं? वो ओवरऑल डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो 700-800 मिलियन, 700-800 मिलियन आ चुके हैं जी ओवरऑल। अभी एक और गाना आपका बड़ा पॉपुलर हुआ है, हम आपसे सुनना भी चाहते हैं कि थोड़ा गुनगुना के सुने। जब्त। बिल्कुल, जब्त ड्रामा तो रूपोश आया, उसके बाद कुछ गाने आए जो हिट हुए, ब्लॉकबस्टर टाइप वो होता है ना जो बात करते हैं लोग, वो नहीं हुआ। लेकिन अभी 3 साल बाद, 2.5-3 साल बाद दोबारा ये ड्रामा आया जब्त। और ये ड्रामे की एक आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। जब रूपोश आया था उसमें सारी नई कास्ट थी और वो टेलीफिल्म थी। टेलीफिल्म टाइम पूरा करने के लिए होती है टीवी पे, एंटरटेनमेंट में, तो वो हिट हुई। फिर ये जो ड्रामा है, ये ड्रामे के साथ साथ मैंने नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो भी मेरा ही ड्रामा है, मैंने एक मेन स्ट्रीम 9 बजे का ड्रामा भी किया। वो ओके चल रहा है, मतलब ना बुरा ना अच्छा, जैसे होता है। ये 7 बजे का ड्रामा है। 7 बजे का ड्रामा जो होता है वो कोई बहुत बड़ी कास्ट भी नहीं, नए लोग, और इस वक्त वो सारे सुपरस्टार हैं। और 7 बजे के ड्रामे ने कोई 1.1 बिलियन व्यूज कर दिए। 1.1 बिलियन व्यूज उस ड्रामे में। उसकी सिर्फ ये तो इतनी पॉपुलेशन हमारे मुल्क में ही नहीं बाहर है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, नेपाल। और वो ड्रामा 7 बजे का, और सिर्फ 30 किस्तें, क्योंकि यूजुअली 7 बजे ड्रामे की 60, 70, 80 किस्तें होती हैं, उसकी सिर्फ 30 किस्तें। उसमें भी मैंने कलाम यूज किया, और वो भी पीर नसीरुद्दीन साहब का ही यूज किया। तो उसको गाना कुछ इस तरीके से है कि तेरी याद में खुद को खोया है, मैं पल पल तुझको ही चाहूं, हर लफ्ज में तेरा नाम कहूं, और रब से तुझको ही मांगूं। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना दिल का, उनके अंदाज़े करम। माशाल्लाह, बेहतरीन माशाल्लाह। भाई हमें ये भी बताते चले हैं कि कुछ लोगों को जो भी प्रोफेशन करते हैं, रात में सोते वक्त वो दोहराते हैं। आप दोहराते हैं? क्या मतलब है? रात को नींद में जो है गाना गाते रहते हैं? गाना नहीं गाते, गुनगुनाते हैं? नहीं, ये अभी तक रात को नींद, पियानो शियानो बजाते हैं वाला? नींद में नहीं। ये तो अभी रबिया बताए कि रात को सोते ये गाने तो नहीं, डरता बहुत है रात में सोते हुए, मेरी नींद भी खराब कर देता है। डरता मतलब है कि मतलब ये हॉरर स्टोरी सुनता है सोने से पहले। अच्छा, तो रात में जो आप आखिरी चीज़ देखेंगे सुनेंगे वो भी 2-2 घंटे की, तो आप वही होगा ना, खुद तो हॉरर स्टोरी सुन के सो जाता है, मुझे एकदम से उठाएगा, रबिया मुझे कुछ हो रहा, मैं एकदम से उठ जाती हूँ, मेरी नींद खराब करके खुद खराटे मारता है। वाकई कल रात भी यही हुआ। असल में पता नहीं किसको कह रहा था इसको रख लो, ख्वाब में कहता है इसको रख लो। बेगम से गुफ्तगू करने के बाद फिर भी हार मुरी जरूरत पड़ती है आपको? कंटेंट का शौक है, सुनते रहते हैं। यूट्यूब अब देखें, ये एक दुनिया आ चुकी है। उसमें पहले क्या होता है, टीवी पे जो आ रहा है वही देखना है ना। अब तो ये है कि जो दिल कर रहा है, आपका कंटेंट है, आप वो देख रहे हो। तुम अब कुछ कंटेंट है, सुकून कैसे करें? म्यूजिक तो हम खुद करते हैं, ऐसा तो नहीं गाने सुन के जो है वो ब्रेक, वो तो वही काम चल रहा है। तो सुकून है, स्पोर्ट्स देख लिया, कोई ये हॉन्टेड किस्से वैसे सुन लेते हैं। अब वो कभी कभी सुनते सुनते नींद आ गई,
तो वो दिमाग में घूमते रहते हैं। और मेरा ऐसा है, मैं उठूंगा 5 मिनट और उसके बाद फिर सो जाऊंगा। क्यों खराटे? फिर इसको क्यों उठाते हैं आप? मतलब इसकी बंदा नींद डरेगा क्यों? तो किसी को तो उठाएगा, क्या करेगा? मेरा मसला है, मेरी एक दफा नींद अगर खराब हो खुल जाए गई तो ना तो फिर? फिर नहीं आती। शुक्र है ये नहीं कि मैं सो रहा हूँ उसको उठा दिया तो फिर किसी को पड़ गए, ओए उठ अब तुमने मुझे उठाया है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है खराटे बिल्ली ले रहा ऐसा था। नहीं करती। अच्छा, आप दोनों जब बाहर जाते हैं, ख़ास तौर पर कराची में घूमते फिरते, लाहौर, इस्लामाबाद में, कभी ऐसे किसी रेस्टोरेंट पे गए और रेस्टोरेंट वालों ने आपको पहचान लिया और आपसे पैसे नहीं लिए हो, बिल नहीं लिया हो? एक दफ़ा हाँ ऐसी चीज़ें रहती हैं। हम एक ओपनिंग पे गए तो वहाँ पर शादी के बाद, और वहाँ पर जो है सब लोगों को बुलाया था। अब मेरा क्या है कि जब उनको पता चल जाएगा ना फिर तो बहुत नेक्स्ट लेवल इज्जत है। अब हम प्लेबैक सिंगर हैं, शक्ल भी उतना रहता नहीं है, जब तक नहीं पता चला उतना नॉर्मल एक आर्टिस्ट है, ऐसा हो रहता है ना कि भाई ओपनिंग है, आए हैं तो उसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो भाई सही सब नॉर्मल आर्टिस्ट हैं। उसमें आगे एक बच्ची आगे एक्ट्रेस, उसने कहा आपका गाना मुझे बड़ा पसंद है, हमारा ये रूपोश के साथ एक और गाना है हम राजी, इश्क में हम राजी, हुए जी हुए इश्क में हम राजी, वो भी 100 मिलियन है यूट्यूब पे माशाल्लाह से। हमें और सुनाए इसको गुनगुनाते हुए। अच्छा, हुए जी हुए इश्क में हम राजी, हुए जी हुए इश्क में हम राजी, हुए जी हुए इश्क में हम राजी राजी, ऐसे करके एक गाना है। तो आगे उसने कहा कि मैं बड़ी फ़ैन हूँ, और उसने साथ में फोटो लिखा आप हमारे ड्रामे के लिए भी गाना गाएं। फिर उसको देखा, देखिए दूसरा आ गया रूपोश। अब वो रूपोश उस टाइम आया ही था तो वो तो लोग आने लग गए, तो उसके जो मालिक उसने पता चला रही है तो वो बंदा है, उसने हमारे टेबल भी अलग कर दिया। बाकी लोगों को शायद 2-3 डिश खाने की मिल रही थी, हमें पूरा उसने मेन्यू खोल दिया, जितनी बार ड्रिंक ऑफर करो। तो ये वाला जैसे ही पता चल जाता है फिर नेक्स्ट लेवल। मेरा बैंक में बड़ी इजी काम हो जाते हैं। बाहर रास्ते पे जाते कभी पुलिस वाले ने पहचाना आपको? रोका तो होगा ज़रूर। हाँ रोका है। आपने कहा होगा कि मैं इतने बड़े लेवल का सिंगर हूँ, आप मुझे रोक रहे हो? कहा कभी इत्तेफाक हुआ? पुलिस वाले अभी तो रोकते नहीं है, लाल अभी प्लेट नहीं है रोकते, मेरी, हाँ। जूनागढ़ स्टेट वाली, अल्लाह का शुक्र है। वो क्यों आपने लगाई लाल प्लेट? मेरे नवाब ऑफ जूनागढ़ जो है वो मेरे परदादा हैं, अच्छा। सगे जूनागढ़ फैमिली हाँ। ताल्लुक है मेरा, तो अब तो नहीं रोकते। हाँ जब झूला था मेरे पास तो वो एक दफा रोका, कह रहे हैं आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं ऐसी गाड़ी में घूम रहे। नहीं ये नहीं हुआ था। मैं बता मैडम हाँ। उस वक्त क्योंकि उस गाड़ी में हम जूनागढ़ की नंबर प्लेट होती लगाते नहीं थे नहीं शायद। कहाँ लगाते हो मेरी। तो अब वो उस गाड़ी में हम जा रहे हैं तो वो रोक लिया, मैं ये सीवीओ के पास ना, घर के करीब ही था हम लोग। तो मैंने कहा भाई जाने दें, तो पता नहीं क्या किसी नंबर प्लेट पे किसी चीज़ पे रोका था, मुझे ऐसी आती है। तो मैंने अपना ऑफिसर कार्ड दिखाया, कह रहा है मैडम क्या आप मीडिया में काम करती हो, इतनी खटारा गाड़ी तो ये वाला कोई अब बड़ी गाड़ी ले ले। हाँ अब जो है वो रोकते वैसे है नहीं, हाँ रोक ले, और वैसे तो नहीं पहचानते, सच बात है। लेकिन एक दफ़ा मैंने हैदरी सिग्नल तोड़ा और इस पे भी इसी प्लेट मेरी लगी एक गाड़ी, उसमें उन्होंने रोक लिया। वो सिविल में खड़े थे, वो बड़े ऑफिसर थे। मैं सही है, तो ऑफिसर खड़े, दूसरा वाला आया, बोला यार आप तो वो सिंगर हैं। हाँ। पहले वाले ने तो नहीं बोला, दूसरा वाला आ गया, तो मैं बाहर था, बोला अरे यार सर को छोड़ो अंदर बिठाओ, तुम क्या इनसे वो कर रहे हो, आपने वो गाना गाया। मैंने चलो शुक्र है अल्लाह का, इनको भी पता है। तो हैदरी पे ऐसा हुआ था कि उसने मुझे पहचाना। कभी थाने में जाना होता है? अल्लाह शनाख्ती कार्ड गायब हो गया कोई? अच्छा वैसे बेगम की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, फिर बेचारा गए थे तो वो तो अरे हमारी मेरा बेगम cousin की ही इतने माशाल्लाह, वैसे एक बात है कजन के अलावा भी जान पहचान इतनी है, कोई कुछ कह सकता है? ऐसे दोस्तों तो जान पहचान हो जाती है ना। नहीं इत्तेफाक हुआ कभी तो उन्होंने रेस्पेक्ट दी, प्रोटोकॉल दिया, या पहचाना नहीं आप? मैं बता रहा हूँ कि बेगम से प्रोटोकॉल मिल जाता है, बेगम से प्रोटोकॉल, इनकी तलका ज्यादा। लेकिन मैं गया नेपाल, और नेपाल के अंदर मेरे फैन आ गए, पुराने दोस्त यार थे, और वो बड़े अच्छे फ़ैन थे। तो मैं एक हमारी दोस्त थी, मेरा जो पार्टनर है उसकी कज़न है, और वो क्रेज़ी फ़ैन थी गानों की, मेरे गाने की, स्पेशली मेरा गाना जो भुला दो आया था उसकी। उसने कहा मेरा मियाँ जो है यहाँ बैरिक का इंचार्ज है, SHO, लेकिन बैरिक इंचार्ज, तो वो मिलना चाहते हैं आपसे। बोला भाई चलो, हम सब चल दिए। तो वहाँ थाना भी था, आप तो समझ सकते हैं सर, बैरिक थी जहाँ लोग स्टे कर रहे थे, इनके पुलिस वाले, थाना था, उन्होंने थाने में टीवी भी लगाया है। वो मैंने कहा क्यों? वो पूरा उन्होंने ना टूर दिया कि भाई कह रहे हैं मैं आपको यहाँ का टूर देता हूँ, इज्जत दे रहे हैं। मैं डर भी रहा हूँ, मैंने कहा यार जेल का टूर हो रहा है, मूड बदला वाला, चल भाई जेल में आ जा। तो उन्होंने अपना असर रसूख दिखाना था, भाई मेहमान आया है, वो तुम होगे गाने वाले,
हम पावर वाले आदमी, उन्होंने कहा भाई गाड़ी रेडी करो। उनकी जो गाड़ी होती है जिसपे आगे वो लोहे लगे होते हैं हमारी उसकी तरह, उसमें कहा भाई चलो मैं आपको आज घुमाता हूँ पूरा ये एरिया। अब एरिया हम घूमने गए तो मुझे एक तफरी आ गई, तो मैंने क्या किया, वीडियो बनाई। तो मैं कह रहा हूँ हे भगवान मुझे बचा लो, मैं फंस गया। मैं वीडियो देख के और मैंने वो वीडियो सबको सेंड कर दी बना के। मजाक में मजाक में मैंने जैसी प्ले की, मैंने कहा अरे वहां पे वो क्या कर रहे हैं कि ट्रैफिक को रुकवा के उल्टा जा रहे हैं, अपना पावर दिखा रहे हाँ थे। पावर दिखा रहे थे तो वहाँ भी ये सिलसिला है पावर का, तो ये बहुत ज्यादा था हमारी तरह। अच्छा। तो वहाँ पे वो पावर दिखा रहे थे। तो मैंने मस्ती सूझी, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा मस्ती। अब ये परेशान क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। मैंने वीडियो कॉल फौरन गौर से देखी तो मैं हंस रहा था, तो समझ आ गया वो फुल पावर, ऐसी पावर थी मैं बताऊं, ट्रैफिक की लाइनें लगी हैं, वहाँ बहुत ट्रैफिक है, तो वो उल्टा जा रहे हैं ट्रैफिक में, और जो है कहीं से भी मुड़ लिए। और वो नहीं मनसी एयरपोर्ट पे ट्रेवल करते हैं, एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जाते हैं दूसरे मुल्क, तो यहाँ एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल मिलता है, लिहाज करते हैं आपका? मेरा लिहाज करते हैं माशाल्लाह, बहुत लिहाज करते हैं। और काफ़ी बार जो वो डेस्क पे बैठे होते हैं वो फ़ैन निकलते हैं, सीट चेंज कर देते हैं, इंटरनेशनल में सीट चेंज कर देते हैं, लाउंज में बोलते हैं बैठ जाओ। लाउंज में तो मेरा कार्ड है शुक्र अल्लाह का, अपना बैठे रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा हुआ है बाहर, कभी मैं लाउंज से जैसे बाहर आया जब बिल्कुल फ्लाइट, तो तब भी चाय पी लेंगे, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम फ्रीक्वेंट जाते हैं ना, उसमें वहाँ पे क्या है कि भाई एक बार आप गए, अब वो पहचान लेते हैं, हाँ भाई आप ये करते हो। तो मैं आपको एक अभी बताता हूँ, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि हम एक अभी इवेंट पे गए। अच्छा, तो वो सुन रहे थे, तब बड़ा इवेंट था ना, बड़ा वेडिंग का हम माशाल्लाह बड़ा इवेंट करते हैं, अच्छा पैसा होता है उसमें। तो उनकी बच्चों ने बुलाया भाई कि आप आना है, और एक सिंधी गाने मैंने प्रिपेयर किया था उसमें, वो देख के गया। वो गाने का मत बोले, वो आईपैड पे देखा था मैंने, वो वाला गाना था, हो जमालो, हाँ, हो जमालो, ना 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 हो जमालो, और वो बहुत मुझे भी पसंद है। तो वो लाउड भी थोड़ा हो जमालो और गा के हो जमालो बाबा जमालो, हो जमालो बाबा जमालो, ना 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 ना। अब पब्लिक साथ में हो जमालो, उनको भी मजा आ रहा है, और बड़े अच्छे तमीज में पढ़े लिखे, वेरी रिच फैमिली। उनकी गलती क्या हुई, उन्होंने फेज 1 में एक बहुत ब्यूटीफुल घर लिया, और साउंड जो होता है ना वो बड़ा महंगे साउंड होते हैं, बड़ा बेहतरीन कॉन्सर्ट जैसा माहौल है, उन्होंने बहुत खर्चा किया है, साउंड भी खुल के, हम पे भी खुल के। उनके घर के सामने, उस घर के सामने एक जज साहब रहते थे। अब जज साहब रहते थे तो हम 10 बजे शुरू होता है, 12 बजे खत्म हो जाता है। डिफेंस में 12 बजे के ऊपर 12:15 पेमेंट नहीं कर सकते, डीएचए मना कर देते। अब वो 10 बजे जब मैं पहुंचा तो वो साउंड जो है ना उन्होंने कम किया हुआ था। मैंने कहा यार इतना तुमने लाखों रुपए का साउंड लगाया, जानने वाले ही हैं तो क्यों कम कर। कह रहा अभी जज साहब आगे बोल के गए, वो उनका बंदा कि भाई बोल के गया बंदा कि साउंड कम करो। उसी का वो गाना शुरू हुआ। अब जब हो जमालो आया वो भी मज़े में आ गए, सब मज़े में आ गए, साउंड भी फुल हो गया। साउंड तो फुल हो गया तो मैंने पूछा उनसे, जब शो ख़त्म हुआ तब तक कुछ ना कुछ हो रहा था, वो हैंडल कर रहे थे, लाइट बंद कर दी तो इन्होंने जनरेटर करवा लिया। तो मैंने पूछा उनसे, तो वहाँ पे महफिल जब बैक स्टेज गए तो उन्होंने कहा यार आप इनसे भी मिलें, ये हैं, ये हैं, ये हैं। अच्छे बड़े 1-2 मिनिस्टर लोग आए हुए थे, 1-2 सेक्रेटरी साहब, वो अपना बैठ के पार्टी हो रही है। तो मिला मैं, तो मैंने कहा यार ये जो प्रॉब्लम आ रहा है कुछ होगा तो नहीं। कह रहे नहीं यार क्या प्रॉब्लम होगा, हम बैठे हैं। तो मुझे लगा कि कुछ तो होगा, तो मैंने अपने बैंड को बोला कि भाई आप सब घर जाओ, मैं भी घर जा रहा हूँ। तो वो ख़त्म हो गया। उसके कोई 4 महीने बाद एक चैनल पे मैं रमज़ान ईद ट्रांसमिशन कर रहा था, 3 शो थे पूरे दिन। तो साउंड वाला है, बोला भाई आपको पता है वहाँ क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? कह रहे वहाँ पर जज साहब ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आई, साउंड भी ले गई, खाना भी ले गई, लोगों ने अभी नहीं खाया, खाना नहीं खाया। आप लोग तो चले गए ना पहले, वो ढूंढ रहे थे। अच्छा वजी साहब ये बताते चलें कि अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते, फनकार नहीं होते तो क्या होते फिर? इनका मियाँ होता रबिया, आई थिंक क्रिकेट, उसको हट के क्रिकेटर होता मैं, क्रिकेटर होते। क्रिकेट का जुनून अभी भी आप में है? हाँ, खेलते रहता हूँ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भी खेले हैं? जी जी, दोस्त है मेरे पाकिस्तानी खिलाड़ी। कौन कौन आपसे? उमर अकमल से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही, भाई है मेरा, अदनान अकमल जो है उनके भाई, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती रही। फिर शाहिद भाई बड़े भाई की तरह जब भी मिलते हैं तो वो उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात रहती है। बल्कि इसको याद है, वो इसको पिक्चर चाहिए थी तो मैंने शाहिद भाई को जो है वो हम एक जगह मैन ऑफ द मैच भी मिला था, एक जगह पे होटल में थे, मैंने दूर से शाहिद भाई को आवाज़ आई, शाहिद भाई सख्त आदमी है,
वैसे उनके इस तरह कोई इस तरह नहीं बोलता, वो जिस आदमी को पसंद करेंगे वो ही इतना बोल पाएगा। मैंने शाहिद भाई तो वो होटल में लोगों को सकता हो गया कि अब तो पीछे किसने आवाज़ दी? किसने दे दी, तो वो आए तो वो इतने प्यारे, मतलब जब वो प्यार दे रहे हैं ना इतने प्यारे हैं, वो होटल था बेस्ट बेस्ट, तो ऊपर देख, मैंने कहा मेरी वाइफ को ना फोटो चाहिए आपकी, कह रहे कहाँ है, ऊपर देख, मैंने कहा ये खड़ी हुई है, वो रेडी कि बस में फोटो, मैं तो भागी। लेकिन क्यों था ऐसा, तुम वो किस्सा बताओ। कौन सा? उन्होंने फोटो नहीं दी थी ना तुम्हें? हाँ, वो आज से कई सालों पहले उस टाइम पे 4 लाख दिए थे मैंने 2013-14 में शाहिद अफरीदी को, आज टीवी में थी। तो नहीं मैं एक्साइटेड, उस टाइम पे शाहिद अफरीदी ख़वातीन के साथ थोड़ा सा मतलब अपनी तस्वीरें खिंचवाते थे, तो मैं तो इतनी एक्साइटेड रहा शाहिद अफरीदी को जो है ना, हम 4 लाख का वो बना रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट, पिक्चर नहीं थी उसमें। मुझे लाला पसंद है, किसको नहीं पसंद लाला, तो वो मुझे, हालांकि मैं नहीं इतना हर किसी सेलिब्रिटी से, मैं बहुत लोगों के साथ काम किया, मैं नहीं कोई इतना पागल होके डेस्परेट होके तस्वीर खिंचाती। शाहिद अफरीदी जब इसका फ़ोन आया ना, ये MSL लीक हो रही थी कि हम आ जाओ तुम, वीकेंड है, तो मैं चली गई थी फ़्लाइट लेके, तो मैंने कहा मैं एक पे आऊँगी, शाहिद अफरीदी से पिक्चर खिंचवा के दूँगा, इसने कहा मैं खिंचवा के देता। हो गया, शुक्र है, बात रह गई, वो मिल गए, वरना वो होते भी नहीं थे। वैसे फवाद आलम से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, ये भी मिल चुकी है फवाद से। खुर्रम मंजूर हमारे बड़े अच्छे क्रिकेटर सब हैं, अच्छे हैं, बट लाला की दोस्ती है इनसे बड़ी। कराची के क्रिकेटर से ज़्यादा दोस्ती रही है, पंजाब वालों में इन सबसे रही है उमर। असल में क्रिकेट जो है ना, वो क्रिकेटर बनने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए और टैलेंट भी गॉड गिफ्टेड होना चाहिए। तो इतना तो शौक तो बहुत था, पर टैलेंट उतना मुझे लगता है नहीं था। अभी क्या ख्वाहिश है इतना कुछ बन जाने के बाद? अभी क्या कोई है, कोई चीज़ रह जाती है? वैसे क्या ख्वाहिश है? हाँ, इतना बस अब तो इंशाल्लाह अब हमारी ख्वाहिश है कि हम हॉलीवुड में काम करें। ख्वाहिश तो ख़त्म नहीं होगी जब तक ज़िंदा है, तो अब हॉलीवुड के अंदर काम करें, वहाँ पर जो है वो सॉन्ग्स करें। वो ऐसा नहीं है कि, और एक और बात बता दूं सबको कि लोग कहेंगे कि वहाँ इंग्लिश गाने हुए, नहीं, वहाँ हमारे जो है क्लासिकल उर्दू इस तरीके की चीज़ें भी बहुत चलती हैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने वहाँ बहुत ज़्यादा काम किया और बड़ा माना जाता है उनको। कितना अर्सा लगेगा आपको वहाँ तक पहुँचने में? तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह चाहेगा। तो अमेरिका से, अमेरिका में जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से कोई कभी ऑफ़र आई है कि ये हमारा शो करें, ये या यूरोप में या अफ्रीका के दीगर ममालिक में कहीं ऑफरें आ रही हैं आपको? हाँ, ऑफ़र आ रही हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो वही वीज़ा प्रोसेस हमारा यहाँ पे हमने करना है। वहाँ वैसे अमेरिका में तो काफ़ी इवेंट्स हैं, ये कि वीज़ा का प्रोसेस अब सीरियस लिया है करके इंशाल्लाह फिर आपको तो वीज़ा मिल जाएगी ना? इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, ये इनकी तो ख्वाहिश है कि हॉलीवुड तक पहुँचे, आपकी क्या ख्वाहिश है अभी? तो जो मेरी बड़ी ख्वाहिशों में से है वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए फ़िल्म बनाऊँ। मुझे फ़िल्म बनाने का बड़ा शौक़ है, ये मेरी ख्वाहिश है। बहुत सारे पैसे चाहिए इसलिए तो जी मैंने बोला ये मेरी ख्वाहिश है, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तब मैं कमाऊँगी, इस लायक हो जाऊँगी कि मैं अगर नहीं भी चली तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी कि मेरा खैर है, शौक़ तो पूरा हो गया। बस शौक़, एग्जैक्टली, तो मेरी इसलिए ये ख्वाहिश है। वजीब भाई, कितने बच्चों पे आपका है यकीन, कितने बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए? मेरा ये यकीन है कि जितने भी हों, जितने भी अल्लाह जितने दे, जितने ज़्यादा बच्चे हों उतना अच्छा है। 10-11 दे अल्लाह, 10-11 अल्लाह करे दे, लेकिन अल्लाह तो जाहिर है शफीक है, बाकी चीज़ें तो इंसान मतलब नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन तो क्या फैमिली प्लानिंग का आपने नहीं सोचा है कि? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग शुरू से चाहते हैं, बस अल्लाह पाक की मर्जी जब दे दे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश होती है ना कितने बच्चे हों। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा बच्चे रहें तो अच्छा ही है। उस पर नहीं है कि देखें, जब अल्लाह ताला दे रहा है, एक मैंने जो है, मैं ये बात मानता हूँ कि हर अल्लाह वक्त दिखाता है। अब जब बुरे वक्त से अल्लाह ने इतना अच्छा वक्त दिखाया है, तो हम नहीं बोल सकते कि बच्चे हम 2 करें या 4 करेंगे तो ही पलेंगे। वो के लिए, उसके लिए भी अल्लाह दिखाया। हाँ, जो है अल्लाह ताला इतने देगा, जितने भी वो देता जाए हम एक्सेप्ट करेंगे और वो हो जाएंगे, बड़े भी होंगे, अच्छे से सब हो जाएगा। ज़्यादा बच्चे होते हैं तो बाद में एंड में माँ बाप भी खुश रहते हैं। कोई एक इतने ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे? कोई एक तो अच्छा निकला, क्या करेंगे? कोई तो एक अच्छा निकलेगा ये भी है, सारे करके एक तो कोई अच्छा निकलेगा। कोई तो इसमें से 8-10 होंगे तो 2-3 तो कुछ अच्छे निकल पाएंगे, अच्छे निकल जाएंगे ना। अच्छा, और पहले तो होते थे, देखें। अच्छा, म्यूजिक के अलावा और क्या शौक है? क्रिकेट को भी निकाल दें, बाकी क्या है? बस बेगम के साथ टाइम स्पेंड कर, सही बता रहा हूँ, और क्या शौक होगा मंसूर साहब। और ये तो एक लेकिन बेगम तो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती है।
हमने देखा हमेशा दोस्तों के साथ ही रहती है। मेरा जो शौक, मैं सच बताऊं तो एक तो अगर क्रिकेट को निकाल दे तो बस कचहरी, ये गपशप बड़ा, हो। हाँ गपशप। गपशप आपको अच्छा हाँ, लगता है। बंदा जो है वो बैठे 4-5। खाने में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है? एक जगह है कैफे सिंध हमारे घर के पीछे है, बड़ा अच्छा उसका खाना है, जो ट्रेडिशनल सिंधी खाने हैं। बहुत ओ बेहतरीन। भाई, क्या taste- कढ़ाई है। क्या अच्छा रोटी बहुत रोटी भी अच्छी, घर की। रोटी टेस्ट अल्लाह सब कुछ। बे की डिश खाई होगी आपने? बे नहीं खिलाई अभी तक मैंने। हमने खाया है पालक पनीर, तो बे नहीं खाई तो फिर क्या खाया? अब खा लेंगे। नहीं, ये तो अभी- ट्रेडिशनल सिंधी डिश है। हाँ, अब खा लेंगे तो। और उसके अलावा मैंने खाया कढ़ाई। तो एक दिन गए तो उसने कहा आज पालक पनीर खा लेते हैं, मैंने खाया, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो उसने पूछा कि आज क्यों तुम ऐसे? मैंने बोला देखो मैं सब्जी बहुत पसंद करता हूँ लेकिन साथ में गोश्त होना चाहिए। तो कोई भी गोश्त वाली डिश। शुरू में आपने कहा मैं गोश्त को हूँ, हाँ, ऐसा ही कहा था ना? बिल्कुल गोश्त सही वही। बोला था ना। तो मैं सब्जी हो लेकिन उसके साथ गोश्त जरूरी है, तो कढ़ाई हो कुछ भी, गोश्त का आइटम मुझे सब चावल बहुत ज्यादा, ज़्यादा सिर्फ बहुत चावल, ज्यादा। सिर्फ आपका चावल। वजन भले बड़े तो बड़े चावल चावल, खाएंगे। हाँ चावल जो है वो बहुत ज्यादा। और सिंध की पहचान है हमारी चावल, हाँ, ऐसा ही है। खाते जाओ। लोग खाने में जो है लोगों को ज्यादा पसंद है। कराची के अलावा सिंध के कौन से शहर हैं जो आपने देखे हैं या घूमे हैं? मैंने जो है घूमा, एक तो ये गोरख हिल, ये घूमा, फिर सखर, सक्कर मीरपुर खास तो कॉन्सेप्ट था ना वहाँ पे। मीरपुर खास में मेरा कॉन्सर्ट था। तो इसका एक छोटा किस्सा है, अगर टाइम है तो मैं हाँ हाँ सुनाऊंगा। बता दें। तो मीरपुर खास में यौम तासीस था पीपल पार्टी का, उसके लिए मुझे कॉन्सर्ट में बुलाया। तो मीरपुर खास गए। अब ये रूपोश गाने ने अल्लाह का बहुत शुक्र है, इसने बड़ी इज्जत दी है। तो वहाँ लोगों को बाकी गाने भी थे और बहुत सारे आर्टिस्ट थे, हमें ज्यादा गाने तो नहीं करने थे, 4-4 गाना सबने करना था। तो मैंने ये रूपोश किया, बड़ा मजा आया लोगों को। और भी गाने किए, उसमें अल्ले भी किया था मैंने, और भी गाने किए 2-3 गाने 4 करके। और संजनानी साहब भी आए हुए थे वहाँ, सिंगर जो हैं, अभी अल्लाह फिर उनको, संजनानी, हाँ। उनको सेहत दे। सब आर्टिस्ट बड़े आए, तो हमने गाना कर दिया। गाना करने के बाद वो पीछे हम आ गए बैक स्टेज पे, तो पार्टी के लोग इन्होंने बुलाया हुआ था। उन्होंने कहा आप उनकी जो बड़ी क्या है वो पराडोएँ जो होती हैं उसमें कहा आप बैठ जाओ। और लोग खड़े, मैं ज़रा होके आता हूँ। जो थे जिन्होंने बुलाया था वो अंदर गए कुछ फाइनल बात करने। तो एक बंदा गोट वाला वो बैठा है गाड़ी के सामने, उधर जैसे कोने में बैठा देख रहा है मुझे। तो वो जो है गार्ड टाइप जो साथ में जो कारकुनान में से कोई एक था, वो गया, उसने कहा भाई हिंदी में बात है, क्या देख रहे हैं? तो उसने उसको कुछ बोला, वो हंसने लग गया। मैंने क्या कह रहे? कह रहे बोला मेरा बाड़े में 120 भैंस हैं और मेरे गांव के अंदर भी इतने ही लोग हैं, 100-125 लोग हैं। मैं अभी साईं का शो देखने आया था, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं इनको वहां ले जाना चाहता हूँ अपने बाड़े में, भैंसों का दूध मैं नहीं शो कराना चाहता हूँ, बाड़े में अंदर शो बाड़े कर में दें। अंदर शो कराना चाहता हूँ। तो हंस के गिर बोला यार सही, ये इसलिए मैंने कहा यार चलो मोहब्बत है उसकी। हाँ। तो वहाँ पे ये मैंने शहर देखा। फिर मैं जब गोरख से वापस आ रहा था तो एक कुछ जंक्शन बीच में आता है जो ही ऐसा ही, वहाँ पे हम रुके, मिठाई खाई थी वहाँ, बड़ा मज़ेदार। सिंध और भी देखना है। और हम जब ट्रैवल करते हैं, अभी अब हम ये ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ हाईवे ब्लॉक था, तो फिर अंदर से हम एक जगह से निकले थे, खूबसूरत, एक इधर भी पानी, यहाँ भी वो पानी, बीच में रोड, और ऐसा लग रहा है जैसे पानी के अंदर सफर कर रहे हैं। मोरो वाले रोड से मोरवा रोड से अंदर हाँ पहुंचो। ये आप किस्सा सुने इससे कि वो वहाँ पर जिस तरह इसने गाड़ी चलाई है। सिंध में ये गाड़ी चलाती सिंध में है। मैं गाड़ी चलाती हूँ, पूरा सिंध में गाड़ी चलाती हूँ। अच्छा। अजरक पहन के, आई लव, यू नो दैट आई लव अजरक। तो अजरक मैंने पहनी हुई होती है और मजाल है कोई भी मुझसे 1 रुपया भी ले ले, इसलिए नहीं कि मैं उससे कुछ बोलती हूँ, जैसे ही वो देखते हैं आधी ओके ओके जा जो बीच में टूल्स आते हैं ना, कोई 1 रुपया भी नहीं लेता। और मैं लेती हूँ, हाईवे बन रहा है तो मैं ये नौशा वाला मोरो वाला जो रोड है, मैं वो वाला लेके पीछे अंदर पूरा वो जो केले के बाग भी आते हैं बीच में, वो बड़े खूबसूरत से ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत। हम वहीं से आते जाते हैं। सिंध मैं बहुत पूरा खूबसूरत है। सिंध में मैं चलाती हूँ। बीच में कुछ हैदराबाद। एक्सीडेंट हो गया, धरना भी हो गया था, ये हैदराबाद की बात है। नहीं वैसे हैदराबाद बड़ा देखा है मैंने, मेरे नाना वहाँ थे पोस्टेड। जामशोरों की यूनिवर्सिटियाँ देखी हैं आपने? अभी तक तो नहीं देखी। 3 यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पर। अच्छा अच्छा। जामशोरों की हवाओं के बारे में कुछ इल्म है आपको? कहते हैं सिंध की हवा जन्नत की हवा। यूथ के लिए कोई पैगाम, जो म्यूज़िक में दिलचस्पी रखते हों, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज? यूथ के लिए बिल्कुल ऐसा है कि म्यूज़िक जो है वो एक पूरी फील्ड है और इसको आप सीखते रहो
और उसके बाद आप, और म्यूज़िक फील्ड में आने के लिए बड़ा ही सिंपल है, ये बात अच्छी लगे ना लगे किसी को, कि बहुत सारे हमारे पेरेंट्स वाली जो कौम है, माँ बाप जो हैं, वो कहते हैं पहले पढ़ लो फिर कर लेना। तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह डॉक्टर बनने के लिए आपको पूरी एक पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करनी है, इसी तरह म्यूज़िक के जब आपने करना है फुल टाइम, अगर इसको फुल टाइम, शौक तो इंसान कभी भी कर सकता है, लेकिन फुल टाइम करना है, इसी से कमाना है, खाना है, ज़िंदगी निकालनी है, तो फिर 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं कर सकते। 10th के बाद म्यूज़िक की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई की कुर्बानी देनी होगी, फिर पढ़ाई कुर्बानी देनी होगी। क्लास 9-10 के बाद आपको म्यूज़िक पढ़ना पड़ेगा, और म्यूज़िक पढ़ना पड़ेगा ना, वो भी तो पढ़ाई है ना, वो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी बस अब आवारा घूम रहे, नहीं, म्यूज़िक स्कूल जाना पड़ेगा। मैं खुद म्यूज़िक स्कूल गया हूँ। कोई ऐसी बात जो आप नहीं कह पाए हों रबिया को यहाँ आके मेरे फोरम में कहना चाह रहे हो तो कहते। मैं कहना चाह रहा हूँ, गुस्सा बहुत करती है, गुस्सा बहुत करती है, वो ना करे, कम करना चाहिए, कम करना चाहिए, गुस्से पे जब्त होना चाहिए, जब्त होना चाहिए, काबू होना चाहिए गुस्से। रबिया, आप कोई ऐसी बात जो घर में ना कह सकी हो, और वैसे कहा तो सब कुछ है लेकिन जो रह गई है वो यहाँ कह दे। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा मतलब अपग्रेडेड रहना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेडेड नहीं है। मतलब चीज़ें ट्राई करते डरता बहुत है, इसको पुश करना पड़ता है। मतलब इसको ज़बरदस्ती, आई डोंट नो किस चीज़ का डर है, बट ये मतलब इसको बहुत पुश करना पड़ता है कि नहीं, यू हैव टू डू इट, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे करियर के लिए अच्छा है। कर लेता है बहुत तंग करने के बाद, लेकिन बाद में फिर से रियलाइज़ होता है और ये भी एक दुनिया है, इसमें से भी ये हो सकता है। तो मुझे लगता है इसको अपग्रेड रहना चाहिए, क्योंकि हम आर्टिस्ट जितने भी होते हैं ना, चाहे मीडिया के लोग हैं, आर्टिस्ट के लोग हैं, रोज़ी रोटी तब तक है जब तक आप अपग्रेडेड हैं। अगर आप अपग्रेडेड नहीं है तो फिर आप माइनस हो जाते हैं। बिल्कुल अच्छा मैसेज है आपका। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे महफिल में आए, आज हमारे जो है पॉडकास्ट में तीखे और तिरछे सवालों के जवाब भी दिए। बहुत शुक्रिया दोनों का। आपका शुक्रिया बुलाने का। व्यूअर्स, हमने अपने दो दोस्तों को यहाँ पर बुला लिया था। एक हमारी मीडिया से ताल्लुक़ है उनका, रबिया शेख साहिबा, और उनके जीवन साथी जो सिंगर हैं, बहुत मशहूर सिंगर हैं। अल्लाह ने उसको बहुत सुरीली आवाज़ दी है, और हमारी दुआ है कि ये आवाज़ और तरक्की करे। उनकी जो ख्वाहिश है कि वो हॉलीवुड तक उसकी आवाज़ पहुँचे और वहाँ से फिर लोग आगे जाएँ। तो हमारी दुआ है, आप भी दुआ करें इन दोनों के लिए, इन दोनों की कामयाबी के लिए, इनके आगे बेहतरी के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम है हंसी मजाक वाला, आपको पसंद आया होगा, क्योंकि पिछले जो प्रोग्राम हम करते रहे हैं सियासतदानों से, ब्यूरोक्रेसी से, उसमें इतने हंसी मजाक तो नहीं कर सकते थे। आज दोस्तों से हमने दिल खोल के हंसी मजाक किया, आपको पसंद आया होगा। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।